नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। तो जल्दी से जुड़ जाइए इस क्लास में, जहां पर हम करने वाले हैं एक और सेट जो आपके एमपी सेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए इस क्लास को और जुड़ जाइए। स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। जल्दी से शेयर करके जुड़ जाइए। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका पूजा जी। जो नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में आप लोग पुरानी क्लासेस देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी की पूरी, तो वो एक बार देख लेना आप लोग, तो आपको क्लियर हो जाएंगे चीजें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जितेंद्र जी पूछ रहे हैं 40% का क्या होना है। देखिए, मिनिमम 40% स्कोर करना है, बाकी तो मेरिट बनेगी उस हिसाब से आपका होगा, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज का एक मॉक टेस्ट है आपके लिए बढ़िया वाला, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक बार जुड़ जाएं। गुड इवनिंग पूजा रावत जी, पूजा मीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संगीता जी, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, इसके साथ साथ दोस्तों, आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है ऑल एग्जाम प्लेस का, तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। ऐप में आपको देखिए प्रीवियस ईयर पेपर भी मैंने अपलोड करवा दिए हैं। जी हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर कैटेगरी आप एमपीपीएससी या फिर यूजीसी नेट सेलेक्ट कर लीजिएगा और प्रीवियस ईयर पेपर में चले जाएगा। तो वहां पर आपको सब्जेक्ट के भी प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, साथ में पेपर 1 के भी पेपर मिल जाएंगे। इसके अलावा आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स भी आपको बहुत सारे हमारे ऐप पर उपलब्ध है, वो आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एईपी ग्रुप के नाम से आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। साथ में जो स्टूडेंट्स अपडेट चाहते हैं व्हाट्सएप पे, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी जुड़ सकते हैं। ये मेरा नंबर है, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कोई डाउट लगता है तो आप इस पे ही व्हाट्सएप करके मुझे पूछ सकते हैं, है ना। इनकेस कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए, जय श्री राम। शिवांगी जी, बहुत बहुत स्वागत है। पैशनेट हब क्लब, बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसके साथ। पेपर 1 का आप कोर्स लेना चाहते हैं तो पेपर 1 का संपूर्ण कोर्स 799 रुपए में मिल जाएगा, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ, जो यूजीसी नेट और बाकी में भी आपको काम आने वाला है। साथ में टेस्ट सीरीज अगर केवल ज्वाइन करना चाहते हैं, 20 दिन बचे हैं, 20 दिन में अच्छी खासी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो 299 रुपए में कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है ना, जिसमें वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मैं करवा ही रहा हूं, तो वो भी आपको मिल जाएगी। ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देव जादौन जी, स्वागत है आपका। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। आज जो टेस्ट है एक मॉक टेस्ट है ना। एक मॉक टेस्ट है, इसका लेवल थोड़ा सा हाई हो सकता है एज कंपेयर टू सेट, थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है क्योंकि कुछ क्वेश्चन यहां पर यूजीसी नेट के भी इंक्लूड किए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू के तिवारी जी, बिल्कुल मैंने अभी करवाए हैं, और भी अभी मैं महाराष्ट्र के प्रीवियस ईयर भी और यहाँ पे करवाऊंगा। राजस्थान का भी मैं ढूंढ रहा हूँ, उनके भी मैं जल्दी आपको करवाऊंगा। तो अभी एग्जाम तक आपको राजस्थान का मिल जाएगा, महाराष्ट्र का एक सेट और मिल जाएगा। इसके अलावा मॉक टेस्ट तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ, वो तो आपको मिलेंगे ही। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। सत्येंद्र जी गुड इवनिंग, रानी जी गुड इवनिंग। बोल रहा जा रहा है कि जो असर्शन दे रखा है यहाँ पर, उसमें बोला जा रहा है कुरिकुलम इज कंप्लीट प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशनल एम्स, और उसका रीजन दे रहा है कि कुरिकुलम इज द सम टोटल ऑफ कुरिकुलम 4 एंड सिलेबस। अब आपको बताना है कुरिकुलम होता क्या है। उसको अगर आपने पढ़ा है तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आपने पढ़ा है कुरिकुलम के बारे में तो आप आसान तरीके से इसका क्या दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए। अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किए क्लास तो शेयर जरूर कर दें, ताकि और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। और माफी चाहूंगा, कल क्लास नहीं हो पाई थी टेक्निकल कारणों के कारण थोड़ा सा, है ना। तो उसके लिए माफी चाहता हूं मैं आप लोगों से। हाँ,
चलिए क्या होगा इसका आंसर बताइए। बिल्कुल कुरिकुलम जो है अगर आप देखेंगे, है ना, अगर आप देखेंगे तो बेसिकली कुरिकुलम जो होता है वो क्या है, एक तरह से फ्रेमवर्क है जिसमें आपका एजुकेशनल एम भी आ जाएंगे और ह्यूमन बीइंग एज अ सोसाइटी भी आ जाती है। मतलब जरूरी नहीं केवल पढ़ाई ही हमारा कुरिकुलम है, उसके साथ साथ में जो चीजें हम सीखते हैं जिंदगी के बारे में वो भी आपकी कुरिकुलम में ही इंक्लूड हो जाती है ना। तो पढ़ाई तो है ही, साथ में एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी होती है वो भी आपकी आती है, तो वो बेसिकली आपका क्या बनता है, कुरिकुलम बनता है ना। उसमें आप देखेंगे कोर वाला आएगा, साथ में फाउंडेशन में आपका जो नैतिक वाला पार्ट होता है जिसमें नैतिक शिक्षा शामिल है, जिसमें आप देखेंगे सोचने के बारे में, है ना, कैसे विकास हो आपका, है ना, सोचने की शक्ति कैसे विकास की जाए, या फिर ह्यूमन बीइंग आपके अंतर्गत जो है उसको कैसे जागृत किया जाए। तो बच्चों में हर चीज जो सिखाई जा रही है वो बेसिकली आपका कुरिकुलम है, ठीक है। तो बेसिकली आप देखेंगे इसमें आपका सिलेबस भी आ जाएगा और एक्स्ट्रा भी आ जाएगा। तो अगर बात करेंगे पहले वाले की तो भाई कंप्लीट प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशनल एम बिल्कुल सही है, एजुकेशनल एम के लिए इसे किया गया था, पहला सही है। दूसरा बोल रहा है कि इसमें कोर और सिलेबस दोनों इंक्लूड होता है। तो कोर का मतलब ये होता है कि उसमें जो जो मैंने आपको बताया है ना वो भी आपका इंक्लूड हो जाए। तो दोनों ही यहां पर सही है, बोथ इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी आप देखेंगे तो ये दे रखा है ना। तो इसमें आप देखेंगे बेसिकली हर सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम में कंप्लीट करना है सिलेबस, है ना, या फिर उसका कंटेंट क्या होने वाला है ना, और जो जर्नल ऑब्जेक्टिव है आपकी क्लास का वो पूरा का पूरा शामिल आ जाएगा। साथ में टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस भी आ जाएंगे। इसके अलावा आपका टीचिंग लर्निंग जो फैसिलिटी मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं वो भी आपका आ जाएगा, है ना। इसके अलावा जो हम ई वैल्यूएशन करेंगे स्टूडेंट्स का, है ना, उसमें जो फीडबैक हम लर्नर से लेंगे वो भी इसमें इंक्लूड आ जाएगा। तो कुल मिला के आप देखेंगे बेसिकली आपका कुरिकुलम जो है पूरा का पूरा सिलेबस प्लस कोर जो चीज होती है वो यहां पर इंक्लूड हो जाएगी, है ना। सर पेपर 1 एसटी में सब जी हाँ, पेपर 1 में तो देखिए सभी के लिए कॉमन है, 10 यूनिट जो है वो आपका है ना। 20 दिन में देखिए ओवरऑल ऊपर ऊपर तो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगर थोड़ा सा पहले कभी आपने पढ़ा है तो 20 दिन में ऊपर ऊपर आप आराम से कर सकते हैं, 35 से 40 क्वेश्चन सही कर सकते हो। हाँ, अगर शुरू से कर रहे हो तो 45 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले, सेट के मैं बोल रहा हूं, इतना गारंटी दे रहा हूं, 45 क्वेश्चन हो जाएंगे सही अगर आपने शुरू से पढ़ा है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव आर ट्रू इन कंटेस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव के बारे में पूछा जा रहा है यहां पर कि जो हमारा कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव है उसके बारे में कौन सा कथन यहां पर आपका सही है, ये आपको बताना है। कौन सा कथन यहां पर सही है वो आपको बताना है। चलिए जल्दी से देखिएगा, है ना। पहला बोल रहा है कि भैया अ कॉन्सेप्ट हैज बीन इंटीग्रल होल एंड दस कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग। फिर बोला जा रहा है कि भाई साहब लर्निंग इज डाइवर्जेंट प्रोसेस दैट अकर थ्रू वेरियस एक्सपोजर। फिर बोला जा रहा है लर्निंग ऑब्जेक्टिव आर कंटेक्शनल इन नेचर, और लास्ट में बोल रहा है सीखना एक बहुआयामी प्रक्रिया है। अब आपको बताना है इसमें कि कौन सा यहां पर सही है। जी हाँ, लास्ट है कि लर्निंग इज मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। इसका इंग्लिश में लिख देता हूं, लर्निंग इज मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। अब आपको बताना है कि इसमें से कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव के बारे में कौन सा कथन सही है। चलिए जल्दी से बताइए। हाँ, एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा आप लोग साथियों, जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन करेंगे और काफी चीजें हम यहां पे सीखेंगे। कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव, हाँ, आपने कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी पढ़ी है जिसमें नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं हम कैसे, इंफॉर्मेशन के थ्रू, है ना, ये आपने पढ़ा है बिल्कुल। जिसमें हम क्या करते हैं, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं बेसिकली अलग अलग प्रोसेस के थ्रू। अगर मैं बात करूं यहां पर तो बहुत सारी चीजें आपकी शामिल है। बी बोल रहे हैं काफी बच्चे, बी मतलब केवल 2, 3 और 4। हाँ, concept has integral whole and those cannot be divided into different level of learning।
चलिए बाकी लोग बताइए यहां पर क्या होगा। हाँ, जल्दी से कमेंट कीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए, काफी लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा थोड़ा सा। हाँ, अगर मैं कंस्ट्रक्शन थ्योरी की बात करूं तो इसके कुछ की पॉइंट होते हैं, की कॉन्सेप्ट होते हैं कि भाई लर्निंग जो है कॉग्निटिव प्रोसेस होती है। लर्निंग कैसी प्रोसेस है? कॉग्निटिव प्रोसेस है, दिमाग से आप क्या करते हो, चीजें सीखते हो, है ना। ऐसे ही लर्निंग में आपने देखा है कि जो कंस्ट्रक्टिव में है उसमें एक्सपीरियंस से भी चीजें सीखते हो आप, एक्सपीरियंस भी शामिल हो जाता है। साथ में सोशल इंटरेक्शन से भी चीजें सीखते हो, भाई दो लोग मिलके बैठे हैं आपस में, अपने थॉट चेंज हुए, उससे भी आप चीजें सीखते हो, है ना। ऐसे ही आप क्या चीजें सीखते हो, नई इंफॉर्मेशन किसी से मिली उससे भी चीजें सीखते हो, है ना। इसी के अलावा जो लर्निंग होती है वो एक तरह से कैसी होती है, लीनियर स्टेज होती है ना। इसके अलावा स्टूडेंट जो होते हैं यहां पर वो एक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू पैसिव, है ना। तो स्टूडेंट आप देखेंगे कंस्ट्रक्टिज्म में एक्टिव होते हैं। तो यहां पर बोला जा रहा है कि भैया इंट्रीगल का गोल पार्ट है ना कि डिवाइडेड है अलग अलग में, बिल्कुल एक ही है, वो दिमाग से चलता है भाई। कंस्ट्रक्टिज्म यानी रचनावाद बेसिकली आपका कहां से है, दिमाग से चल रहा है, बिल्कुल, है ना। तो पहला वाला तो यहां पर सही होना चाहिए, डी ऑप्शन यहां पर होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ए करेक्ट है, डिवाइड नहीं होगा कंस्ट्रक्टिज्म, जाहिर सी बात है, ए करेक्ट है यहां पर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ऑल जो है यहां पर आपके क्या है, सही हैं। ऑल जो है आपके क्या है, सही है, चारों के चारों यहां पर सही हैं। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। नेगेटिव मार्किंग किसी में नहीं होती है, इवन यूजीसी नेट में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सीआईएसआर नेट में नेगेटिव मार्किंग रहेगी, बाकी एमपी सेट हो या दूसरा कोई सेट एग्जाम हो किसी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो चारों ही यहां पर आप देखेंगे तो पॉइंट यहां पर बिल्कुल सही है कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में। चलिए अगला है द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कोई भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ना। आपने गैगने टीचिंग लर्निंग मॉडल पढ़ा होगा, आपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पढ़ी होगी, तो उसमें बोला जा रहा है कि क्या है भाई साहब मेन ऑब्जेक्टिव। पहला है टू डेवलप अ फ्लेक्सिबल कुरिकुलम सेटिंग सिस्टम। दूसरा है टू हेल्प लर्नर टू लर्न बिकम ऑटोनोमस लर्नर, टू इक्विप लर्नर विथ डिग्री एंड डिप्लोमा, या टू हेल्प लर्नर टू फाइंड एनी जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन। क्या मेन मोटो होता है भाई साहब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का? गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जितेंद्र जी अभी उस पे बिल्कुल, अभी उस पे क्लासेस आएंगी, है ना। 15 अगस्त से या उसके पहले से 10 अगस्त से मैं मैराथन लेने के आने वाला हूं, टॉपिक वाइज। 10 अगस्त से टॉपिक वाइज मैराथन चालू करवा दूंगा मैं, टॉपिक वाइज मैराथन, है ना। 3-3 घंटे 4-4 घंटे की पूरा ही टॉपिक उसमें कवर, इस तरह से अपन क्वेश्चंस करेंगे कि पूरा ही टॉपिक कवर हो जाए। तो आपकी 10 अगस्त से क्लासेस आपकी लाइव 3 से 4 घंटे की देखने को मिलेंगी, या 2-2 घंटे की 2 क्लासेस में इस तरह से कर दूंगा कि आपका पूरा ही हो जाए। देखिए नेट और सेट एग्जाम दे सकती हैं कि नहीं, उसके लिए देखना पड़ेगा आपको। सिविल और एमटेक के लिए वैसे तो ज्योति जी उसमें कोई ऐसा है नहीं, है ना, ऑप्शन है नहीं आपके ब्रांच से रिलेटेड, है ना। आपके ब्रांच से रिलेटेड कोई ऑप्शन अभी उसमें देखना पड़ेगा। जो सिलेबस है 83 सब्जेक्ट्स हैं यूजीसी नेट के लिए, सेट में तो नहीं आता फिलहाल, उसके लिए अलग से, बाकी यूजीसी नेट में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। मैन मोटो अगर आप देखेंगे तो मैन मोटो होता है बच्चे को सिखाना, है ना, और वो बन जाए ऑटोनोमस, इसका मतलब खुद ही चीजें सोचना शुरू कर दे। मैन मोटो यही है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। मैन मोटो क्या होता है कि एक बार मैंने कोई चीज सिखा दी आपको तो आप खुद से चीजें सीखने लगो, है ना। तो ये बेसिकली आपका क्या है, ये मेन मोटो है। ज्योति जी अगर आपको ज्यादा डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, है ना। ये मेरा नंबर है 70492407
399। इस पे व्हाट्सअप करके आप मुझे अपने जो डाउट है वो भेज दीजिएगा, तो मैं एक बार चेक कर लूंगा कि नेट में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है कि नहीं है ना। चलिए सर, फर्स्ट पेपर में पासिंग मार्क्स लाना है। बिल्कुल बेटा, देखिए पासिंग तो आपको दोनों में ही लाना है, लेकिन मेरिट में आना है आप लोगों को, है ना। टॉप 6% में आओगे तभी सिलेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। इतना लिख लो। आप ये मत सोचो कि मिनिमम इतना लाना है, मिनिमम तो लाना ही है, लेकिन आप कोशिश करो टॉप 6% में लाओगे ना, तभी सिलेक्शन होगा, है ना। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहां पर आपकी जोड़ी मिलाओ है, जोड़ी मिलाओ दे रखा है, कॉलम दे रखा है और कॉलम बी दे रखा है। अब दोनों में आपको मिलाना है। कॉलम ए में मेथड्स दे रखी हैं और यहां पर उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। अब आपको बताना है कौन सी मेथड कौन सी होती है। पहली मेथड है लेक्चर मेथड। तो जाहिर सी बात है, आप सभी को पता है जो लेक्चर मेथड होती है वो कैसी होती है, वो होती है टीचर ओरिएंटेड, है ना। टीचर ओरिएंटेड होती है लेक्चर मेथड। अब यहां पर आप देखिए कौन सा ऑप्शन यहां पर मैच खाएगा। तो जाहिर सी बात है पहला ऑप्शन है कि डायनामिक प्रोएक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, है ना। फिर दूसरा एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होगी, इंपार्टिंग लार्ज होगी, या फिर आपका द स्टूडेंट हैज टू सॉल्व ओन प्रॉब्लम एंड अनएडेड एफर्ट। तो पहला वाले का तो आप देखेंगे फर्स्ट ही सही है ना। पहले वाले का आप देखेंगे फर्स्ट ही सही है, क्योंकि भाई जो आपकी लेक्चर मेथड है वो बेसिकली कैसी है, वो बेसिकली डायनेमिक है, प्रोएक्टिव है, और बेसिकली आप देखेंगे मेथड प्रोएक्टिव मेथड है टीचिंग की, क्योंकि यहाँ पर जो टीचर होता है वो एक्टिव होता है, जबकि लर्नर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पैसिव होते हैं, है ना। टॉप 6% में ही क्वालिफाई माने जाएंगे, है ना। अगर आपने नोटिफिकेशन सही से पढ़ा है तो टॉप 6% को क्वालिफाई किया जाएगा। चलिए सेकंड देखिएगा, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की बात हो रही है। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में आप देखेंगे आप क्या करेंगे, चीजों को दिखाते हैं, है ना। बेसिकली इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। imparting large amount of knowledge, imparting large amount ऑफ नॉलेज, ये कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है ना। इसके बाद देखेंगे होरिस्टिक मेथड। होरिस्टिक मेथड में क्या होता है, होरिस्टिक मेथड में बेसिकली आपका जाहिर सी बात है नाम से ही पता है, अनुमानी मेथड, तो अनुभव के आधार पर जो चीजें सीखते हो वो होती है ना। इसके बाद डिफरेंशिएटिव इंस्ट्रक्शन जो होता है, इसमें आपको इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं और आप उस हिसाब से करते हैं, तो डेमोन्स्ट्रेशन का हो जाएगा इंपार्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज। तो यहां पर आपका हो जाएगा पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, बी ए ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपने अलग अलग मेथड्स पढ़ी हुई है ना। और जाहिर सी बात है मैंने ऑलरेडी आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आपको बकायदा ये पढ़ाया है, टीचिंग की मेथड्स पढ़ाई है, तो वो चीज आपने यहाँ पर देखी है। तो बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आपको आना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बोल रहा है इन विच ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच स्किल्स सच एज जनरेशन ऑफ आइडिया एंड क्रिएटिविटी आर डेवलप। कौन सी मेथड में जो है बेसिकली आपकी क्रिएटिव आइडिया डेवलप होंगी, और बेसिकली ये आपको पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है ब्रेनस्टॉर्मिंग, टास्क ग्रुप, इंक्वायरी ग्रुप या ट्यूटोरियल ग्रुप। आपको बताना है इसमें क्या होगा इसका आंसर। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा भाई। आपने मेथड्स पढ़ी हैं, है ना, आपने मेथड्स पढ़ी हैं अलग अलग, है ना। अलग अलग मेथड्स के बेसिकली आप देखेंगे लर्नर सेंटर में अगर मैं जाऊं तो वहां पर आपको बेसिकली कुछ मेथड्स देखने को मिलेंगी, है ना। मिक्स टाइप में जाऊं तो वहां पर कुछ मेथड्स जो हैं आपको देखने को मिलती हैं। चलिए, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है आप सभी को पता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, कोई बताएगा ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है भाई साहब। एक तरह से ग्रुप डिस्कशन टाइप का ही होता है। एक आइडिया दे दिया जाता है, सिचुएशन दे दी जाती है, प्रॉब्लम दे दी जाती है, या कोई नीड दे दी जाती है, या ऑब्जेक्टिव दे दिया जाता है, या एक स्ट्रेटजी दे दी जाती है। तो आपको उन चीजों को क्या करना होता है, सोचना होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, है ना।
ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है, जिसको मैं कहूंगा विचारों पर क्या करने पड़ेंगे, मंथन करना पड़ता है। तो यहां पर आप देखेंगे सबसे ज्यादा चीज जो है आपका क्या लगता है, दिमाग लगता है, और आइडिया नए नए यहां पर आपके आते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है, देखिए कट ऑफ अलग अलग ब्रांचेस का अलग अलग गया था लास्ट ईयर, फिर भी अगर आप सेफ आइडिया में आपको बता दूं 2018 का, तो आप टारगेट कम से कम लेके चलिए 180 से 220 के बीच में। ये अलग अलग ब्रांचेस का कट ऑफ था, 180 से 200 के बीच में आपका क्या गया था, अलग अलग ब्रांच का क्या क्या था, कट ऑफ गया था। मिनिमम 180 और मैक्सिमम 220 तक गया था। अब आपकी ब्रांच कौन सी उस पर डिपेंड करता है ना। फिर भी आप 200 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे तो सेफ साइड में रहेंगे। अगर उससे नीचे ला रहे हो तो थोड़ा सा आपको क्या है, रिस्क हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, आपका कट ऑफ भी हाई जाएगा, है ना। चलिए बिल्कुल, तो इसका सही आंसर है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टोरिंग में जो एडवांटेज यही है कि आप नए नए ट्रेनर्स को या फिर जो लर्नर्स होते हैं वो नए नए आइडिया क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं, यहां पर बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मिक्स्ड मेथड होती है बेसिकली ब्रेन स्टॉर्मिंग, है ना। इसके अलावा आप इसको इकोनॉमिकल भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें पैसे तो लगते नहीं है टीचर के, है ना। सब लोगों को बैठा दिया, टॉपिक दे दिया और बढ़िया से एक्सप्लेन करवाया जा रहा है कि हाँ बताओ, है ना। तो बेसिकली आप देखेंगे सर ये इंग्लिश में ज्यादा डिफिकल्ट लगता है क्वेश्चन, हिंदी में डायरेक्ट वर्ड मैच हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा, हिंदी में देखिए अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट वर्ड्स मैच हो जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेंगे चीजें, और इवन कॉम्प्रिहेंशन आएगा तो हिंदी में आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है उससे, तो ये चीजें आपको मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर ध्यान से पढ़िएगा। द रिसर्चर मैनिपुलेट टू और more independent variable simultaneously to observe their effect on dependent variable. These design allow to testing of two or more hypotheses in a single project. This is called what? जाहिर सी बात है, आपने देखिए 180 प्लस, मैं एक काम करूंगा, मैं कल आप लोगों के लिए एक वीडियो ले आऊंगा, लाइव ले आऊंगा, लाइव आ जाऊंगा कल, है ना। तो कल मैं आपको लाइव आके पूरा 2018 का जो कट ऑफ है वो एनालिसिस करवा दूंगा, साथ में यूजीसी नेट का जो 2023 का कट ऑफ गया है वो एनालिसिस करवा दूंगा। तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से कट ऑफ गया था यूजीसी नेट में 2023 में, साथ में 2018 में एमपी सेट में कितना गया था। तो उससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इतना कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी से फटाक से। बिल्कुल वेरिएबल्स की बात हो रही है, आपने पढ़े हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है ना। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, बेसिकली आप देखेंगे नोन एज द मैनिपुलेटेड एक्सपेरिमेंटल और ट्रीटमेंट वेरिएबल कहते हैं, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल को रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कहते हो आप, है ना। और डिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, और जाहिर सी बात है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो मैनिपुलेट बेसिकली कौन कर सकता है, रिसर्चर अपने एक्सपेरिमेंट में मैनिपुलेट कर सकता है। सर क्या नेट से लेवल ऊपर थोड़ा कम होता है क्या? देखिए सेट का लेवल कम रहेगा, नेट का ज्यादा रहता है ना। चलिए तो इसका सही आंसर दे दीजिए भाई। इसका सही आंसर है फैक्टोरियल डिजाइन। जी हाँ, फैक्टोरियल डिजाइन जो है बेसिकली इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। फैक्टोरियल डिजाइन जो है इसका सही आंसर है। चलिए फैक्टोरियल डिजाइन इसका सही आंसर है। हाँ ए ऑप्शन बोल रहे हैं कई बच्चे, रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन, सिर्फ फैक्टोरियल डिजाइन होना चाहिए इसका सही आंसर। चलिए हाँ बी ऑप्शन ही सही है, फैक्टोरियल डिजाइन ही होगा इसका सही आंसर, है ना। फैक्टोरियल डिजाइन। चलिए एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए, है ना। संडे का दिन है, मैं जान रहा हूं आज बहुत लोग घूमने घामने गए हैं, बट मेरी तो आई में भी इंफेक्शन है, उसके बावजूद मैं आपसे क्लास ले रहा हूं, है ना, ताकि आप लोग का एग्जाम में तो अच्छे से चीजें हो पाए, है ना। फैक्टोरियल डिजाइन ठीक है, इसका आंसर है, याद रखिएगा। हाँ क्या होता है फैक्टोरियल डिजाइन, क्या होता है फैक्टोरियल डिजाइन?
ऐसा डिजाइन जहां पर दो या दो से अधिक या दो या दो से ज्यादा आपके क्या होते हैं, वेरिएबल आपके क्या होते हैं, बेसिकली पॉसिबल वैल्यू या लेवल होते हैं, उसे हम फैक्टोरियल डिजाइन कहते हैं, है ना। और बाकी तो आप इसको पढ़ोगे आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट है, अब आपको बताना है ये स्टेटमेंट जो है किसे दर्शाते हैं। पहला है कि द स्टेप इज प्रोबेबली द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। फिर बोल रहा है कि दीज स्टेटेड रिसर्च क्वेश्चन प्रोवाइड द बेसिस ऑफ डिजाइन एंड डाटा एनालिसिस। फिर बोला जा रहा है दिस स्टेप गाइड द रिसर्चर डिसीजन एज गो फॉर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और सम अदर ओरिएंटेशन। ऑप्शन में है लिटरेचर सर्वे, हाइपोथेसिस, रिसर्च डिजाइन या फिर डिसाइडिंग अबाउट रिसर्च टॉपिक। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। सातवां क्वेश्चन है आपका। हाँ हाँ चलिए जल्दी से बताइए। बिल्कुल आपने हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा है दोस्तों, आपने हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा है, परिकल्पना। बेसिकली कोई भी रिसर्च होती है तो उसमें हाइपोथेसिस तैयार की जाती है कि ये चीज हमको करना है, ये हम करेंगे तो ये चीज होगी। तो ये क्या है, बेसिकली आप देखेंगे पहला पॉइंट है कि क्रिटिकल पार्ट है पूरी प्लानिंग प्रोसेस का। कब भी आप रिसर्च करते हैं तो पहला काम यही होता है कि आप उसके बारे में पूरी चीजें सोचते हैं, है ना, पूरी चीज सोचेंगे और उसकी की पूरी इमेजिनेशन कर लेंगे कि हाँ ऐसा ऐसा मेरा एक्सपेरिमेंट चलेगा और ऐसी ऐसी चीजें मेरे साथ उसमें होने वाली हैं। तो बेसिकली आप देखेंगे रिसर्च में हाइपोथेसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिना हाइपोथेसिस के आप चीजें नहीं करते, है ना। इसके अलावा सेकेंड स्टेप बोल रहा है कि भाई डिजाइन और डाटा एनालिसिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें परिकल्पना में ही सोचना पड़ता है कि भैया हमें कौन सी मेथड यूज करनी है, क्या क्या हम यूज करेंगे, है ना। बाद में जब हम डाटा कलेक्शन और वो सब चीजें करते हैं उसके बाद उसके रिजल्ट को एनालिसिस करके पता चलता है कि हमारा हाइपोथेसिस जो है वो बेसिकली आपका क्या है, वो आपका वो आंसर है ना। क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन हाइपो, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मोस्टली मैं क्वेश्चन में आप देखा होगा अभी अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन करवाए उसमें हाइपोथेसिस ही आंसर है ना, तो याद रखना। हाँ नहीं, कुछ में रिसर्च डिजाइन भी है, ऐसा नहीं है। पिछली बार कुछ क्वेश्चंस करवाए थे उसमें रिसर्च डिजाइन भी आंसर था। चलिए कोई नहीं, बट तुक्का भी लगाना तो हाइपोथेसिस पे लगा सकते हो, ऐसा नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग रिसर्च प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एरर इज एसोसिएटेड विद बायसनेस। अब देखिए बायसनेस में बोल रहा है कौन सा एरर आ सकता है भाई साहब, जब आप रिसर्च डिजाइन में क्या कर रहे हो बायसनेस के कारण, बोल रहा है कौन सा एरर आपका आ जाएगा अगर आप कर रहे हो बायसनेस। चलिए बताइए भाई साहब। ऑप्शन में आपका दे रखा है सैंपलिंग एरर, नॉन सैंपलिंग एरर, बोथ, और बोला जा रहा है कैन नॉट बी असर्टेन एट ऑल, बिल्कुल भी निश्चित नहीं किया जा सकता। अब आपको बताना है जल्दी से। देखिए जिन बच्चों को पीडीएफ नहीं मिली है तो एक काम कीजिए, एईपी ग्रुप सर्च कीजिएगा। आज मैं जितनी अभी तक की पेपर हुई है सभी की पीडीएफ वहां पर आज डाल दूंगा। और ज्यादा नहीं चलाते टेलीग्राम तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना और मैं ऐप में भी अपलोड करवा दूंगा, तो ऐप डाउनलोड कर रखा है तो वहां पर भी मिल जाएगी, है ना। चलिए जल्दी से बिल्कुल आंसर कीजिए। देखिए यहां पर अगर आप बात कर रहे हैं बायसनेस की, है ना, तो ये दोनों से ही जुड़ा हुआ है, सैंपलिंग एरर से और नॉन सैंपलिंग एरर से, बोथ इसका सही आंसर है। देखो कभी कभी तुक्का लगाना भी हो तो गलत भी हो तो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो अगर नहीं आती इन चीजें, बट फिलहाल इसका सही आंसर देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, दोनों ही है आपका। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे और आपको हो सकता है इसमें क्वेश्चंस आपको देखने को आए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंपॉर्टेंट प्री रिक्वेस्ट ऑफ रिसर्च इन साइंस, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज आर।
भाई साहब कोई भी रिसर्च चालू करोगे तो उसके पहले आपको क्या चीजें बहुत जरूरी है ना, क्या चीजें बहुत जरूरी हैं जो आपको बतानी है। चलिए, दोनों चीजें जरूरी हैं बेसिकली। आपको क्या क्या चीजें जरूरी हैं? हाँ, क्या क्या चीजें जरूरी हैं जल्दी बताइए भाई साहब। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, 9वां क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से कीजिए भाई। बोल रहा है कि लेबोरेटरी स्किल होनी चाहिए, रिकॉर्ड एंड सुपरवाइजर और टॉपिक होना चाहिए। फिर बोल रहे हैं सुपरवाइजर, टॉपिक, क्रिटिकल एनालिसिस एंड पेशेंट होना चाहिए, आर्चीव होनी चाहिए, सुपरवाइजर होना चाहिए, टॉपिक, फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग होनी चाहिए, या फिर आपका टॉपिक, सुपरवाइजर, गुड टेम्परमेंट एंड प्रूव होना चाहिए, पूर्व कल्पित धारणाएं होनी चाहिए। चलिए जल्दी से बताइए क्या होना जरूरी है, और एक बार लाइक कर दीजिए यार आप लोग का। बिल्कुल, पेशेंस तो भाई रिसर्च में बिना पेशेंस की चीजें होती नहीं है। हाँ, जल्दी से आंसर कीजिए। हाँ, बी ऑप्शन बोल रहे हैं काजल अग्रवाल, बी बिल्कुल करेक्ट है, बी वाले यहां पर करेक्ट है, बी इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट जो है साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज में सुपरवाइजर होना का जरूरी है, टॉपिक होना चाहिए, और क्रिटिकल एनालिसिस, साथ में पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। बिना पेशेंस के आप रिसर्च जो है नहीं कर सकते, है ना। लेबोरेटरी डिपेंड करती है ना, लेबोरेटरी हो ना हो उस पर टेंशन नहीं है, लेकिन आप देखेंगे बेसिकली जो मेन है सुपरवाइजर, टॉपिक, क्रिटिकल थिंग एनालिसिस और पेशेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी रिसर्च के लिए, है ना। तो ये बिल्कुल बेसिक है। वेरी गुड अंशुल देव, फूल पांडे जी, वेरी गुड। मनीषा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फाइनल रिजल्ट ऑफ रिसर्च स्टडी विल बी मोर एक्यूरेट इफ सैंपल ड्रॉन इज। अगर हम जो फाइनल रिसर्च स्टडी कर रहे हैं और वो एक्यूरेट चाहिए, तो उसका सैंपल जो हम ड्रॉन करेंगे वो कैसा होना चाहिए। ऑप्शन में बोला जा रहा है टेकन रैंडमली, फिक्स्ड बाय कोटा, या फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, या पर्पसिव। चलिए हाँ, चलिए जल्दी बताइए क्या होगा। डी बोल रहे हैं यहां पर, डी नहीं भाई, डी नहीं है, पर्पसिव नहीं होता है ना। अगर शोध का अध्ययन परिणाम है तो बेसिकली वो किस पे डिपेंड करेगा। हाँ, किस पे डिपेंड करेगा। हाँ, क्वालिटी पे डिपेंड करता है। कोई भी आप देखेंगे, बेसिकली आप देखेंगे जो रिजल्ट है, स्टडी विल बी मोर एक्यूरेट, सैंपल जो ड्रॉन होता है वो क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। अगर आपने जो सैंपल लिया है वो क्वालिटी वाला है, तभी आप बोलोगे कि हाँ मेरा रिसर्च अच्छा है। अब यहां पर रैंडम अलग हो जाएगा, फिक्स्ड बाय कोटा वो भी अलग हो जाएगा, पर्पसिव उद्देश्यपूर्ण, ये थोड़ा सा वर्ड यहां पर करेक्ट नहीं है। तो अगर हम देखेंगे क्वालिटी कैसे आएगी, जब वो उस पॉपुलेशन के रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो मैं इसको कह सकता हूं, इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। मतलब जो हमने डाटा कलेक्शन लिया है या मैंने जो सैंपल लिया है वो पर्टिकुलर क्वालिटी का होना चाहिए, और जिस लिए मैं कर रहा हूं फॉर उस हिसाब से उसके पॉपुलेशन से मिलता जुलता होना चाहिए ना भाई। अब मैं मुझे सर्वे करना है इंडियंस का, और मैं सर्वे करके आ गया अमेरिकन के डाटा का, और मैं बोल रहा हूं इंडियन लोग ऐसे हैं, तो फिर कैसे होगा, नहीं ना। तो आपको जो क्वालिटी मेंटेन करनी है फाइनल में, तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन है उसका क्या करना पड़ेगा, बेसिकली सर्वे करना पड़ेगा, उसका डाटा कलेक्शन करना पड़ेगा, उसके आधार पर ही होगा, डी नहीं होगा। ये पर्पोसिव आप नहीं कह सकते इसको, है ना। डी इसका करेक्ट वैसे नहीं होगा, है ना। पॉपुलेशन के हिसाब से क्वालिटी जो आप देखेंगे वो बेसिकली होगी, है ना। चलिए अगला देखते हैं इसमें।
अगला आ गया है, देखिए आपका बेसिकली जो है वो है कॉम्प्रीहेंशन। 5 क्वेश्चन है इसमें, ये पीडीएफ मिल जाएगी तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि काफी बड़ा आपका कॉम्प्रीहेंशन है और एक बार में मैं पढ़ा नहीं सकता इसको, क्योंकि उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा और आपका भी पढ़ने में टाइम वेस्ट होगा। तो आप इसको देख लीजिएगा। मैं इसके आंसर जो है सही सही जो है वो टिक कर देता हूं। 11th का ए ऑप्शन यहां पर मैं टिक कर देता हूं। जो आंसर की है फिलहाल वो मैं आपको टिक करके दे देता हूं इसमें, ताकि आप बाद में जब सॉल्व करें तो आप मिला सकें, है ना। 12वें का सी है, ये बाद में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, उससे कर लीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए कॉम्प्रिहेंशन आप लोग खुद से कर लीजिएगा, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, है ना। चलिए 16वां क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज क्लोजली रिलेटेड टू फीडबैक। कौन सी टर्म जो है फीडबैक से रिलेटेड होती है? जी हाँ, फीडबैक से। ब्रेनस्टॉर्मिंग, हेरोस्टिक, साइबरनेटिक्स या इनमें से कोई नहीं। चलिए चलिए जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल, इसका सही आंसर अगर आप देखेंगे, है ना, इसका सही आंसर जो देखेंगे वो है आपका साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स होता क्या है? कंट्रोल ऑफ, अगर मैं इसको कहूं तो कंट्रोल ऑफ ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ ऑटोमेटिक, है ना। या फिर मैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रोल कह सकता हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रोल, है ना। ये बेसिकली आपकी साइबरनेटिक्स कहलाती है। कंट्रोल ऑफ साइबरनेटिक्स, जिसे हम बेसिकली कहते हैं कंट्रोल, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रोल, है ना। जैसे अगर मैं देखूं कोई भी चीज में मुझे करनी है ना, कोई भी चीज मुझे करनी है तो मेरा माइंड जो है वो कंट्रोल कर रहा है पूरी की पूरी चीजें, है ना। माइंड ही क्या कर रहा है? पूरी की पूरी चीजें कंट्रोल कर रहा है। और रही बात हॉरिस्टिक की, तो अनुमानी मेथड होती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने देख लिया, विचार मंथन होती है, जहां पर बहुत सारे लोग बैठ के एक साथ चर्चा करते हैं। और ऑप्शन एक नन वाला है तो उसका कोई लेना देना नहीं है ना। और जाहिर सी बात है, इसमें क्या है बेसिकली, जैसे आपको हाथ में किसी ने चींटी काटी, जैसे ही आपको चींटी काटेगी तुरंत आपका नर्वस सिस्टम एक सिग्नल भेजेगा दिमाग को। तो ये नर्वस सिग्नल एक सिग्नल भेज रहा है, बेसिकली क्या भेज रहा है? फीडबैक भेज रहा है ना। तो वही बेसिकली आपकी क्या है? बिल्कुल वही आपकी क्या है? वही है आपका साइबरनेटिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रोल। इसी को हम साइबरनेटिक्स कहते हैं, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा और अच्छे से आपको क्लियर होंगी चीजें। साइबरनेटिक्स, हाँ ठीक है। तो साइबरनेटिक्स बहुत लंबी प्रोसेस है। बेसिकली अगर आप देखेंगे नॉर्बर्ट वाइनर करके जो व्यक्ति हैं, है ना, नॉर्बर्ट वाइनर करके एक व्यक्ति है, इनका जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली साइबरनेटिक्स, है ना। अगर आप पढ़ेंगे इसके बारे में तो बेसिकली ये एक तरह से अंत जो आपका सर्कुलर कैजुअल प्रोसेस है, जैसे फीडबैक, है ना। तो अगर मैं कहूं एक तरह से, आप कहीं पे क्वेश्चन आ जाए तो आप बोल सकते हो कि फीडबैक की स्टडी कह सकते हो आप, है ना, स्टडी ऑफ फीडबैक भी बोल सकते हो, है ना। बेसिकली आपकी साइबरनेटिक्स होती है, तो ये याद रखिएगा। गुड इवनिंग, स्वागत है संगीता जी आपका। नमस्कार सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म एज कॉन्टेस्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा जो है कम्युनिकेशन के बारे में सही होगा? ऑप्शन में है इंटरफेरेंस विद मैसेज रिसेप्शन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल रिस्पॉन्स टू मैसेज, या फिर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट फॉर कन्वर्सेशन। अब आपको बताना है इसमें कौन सा जो है वो बेसिकली कम्युनिकेशन को बता रहा है यहां पर। चलिए जल्दी से बताइए, इसका आंसर कीजिए आप लोग।
सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अंशुल, जितेंद्र, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सी बोल रहे हैं। वर्बल एंड नॉन वर्बल रिस्पॉन्स टू मैसेज, सी बोल रहे हैं काफी बच्चे। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म एज कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, अच्छा ये बताओ कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या आ जाएगा? कॉन्स्टेंट ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या आ जाएगा आपका? गुड इवनिंग विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या आ जाएगा? इंट्रा पर्सनल आ जाएगा, ग्रुप आ जाएगा, पब्लिक आ जाएगा, मास कम्युनिकेशन आ जाएगा, है ना। ये सब आप देखेंगे तो बेसिकली क्या है? कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन है ना, जिसके अंदर आप देखेंगे मास कम्युनिकेशन आ जाएगा, है ना, आपका हर चीज यहां पर आपकी आ जाएगी। हाँ, चलिए इसका सही आंसर जो है ना वो है डी। सही आंसर जो है वो है डी, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट ऑफ कन्वर्सेशन। बिल्कुल, एनवायरमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। साक्षी जी, वेरी गुड, गुड इवनिंग। हाँ, ऑल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, वही मैं कह रहा हूं। सी आंसर क्यों कर रहे थे भाई, है ना। हाँ, इसमें सब कुछ आ जाएगा, पूरा का पूरी चीजें आ जाएंगी, है ना। पूरा मेंटल फ्रेम आपका आ जाएगा, बेसिकली पूरा एनवायरनमेंट आ जाएगा, है ना, पूरा का पूरा चीजें आ जाएंगी। चलिए सर थोड़ा बैक दिखा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से देखिएगा। एक व्यक्ति द्वारा नेत्र संपर्क का उपयोग करने की अधिक संभावना तब होती है। पर्सनल मोर लाइकली टू यूज आई कॉन्टेक्ट विद लिसनिंग, अनइंटरेस्टेड इन कम्युनिकेशन, स्पीकिंग या इंटरप्रेटिंग। चलिए बताइए भैया, कब आप आंखों का यूज करते हैं? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन आपको आ सकता है ये, है ना। कब आप आंखों का यूज करते हो? कब आप आंखों का यूज करते हो भाई? आई कांटेक्ट कब करते हो? हाँ, होता ना कि मैं उसकी आंखों में खो जाऊं, है ना। जैसे कई लड़के होते हैं ना तो बात करते हैं, देखते हैं उसकी कोई फ्रेंड बात कर रही है तो एकदम गौर से आई कांटेक्ट करके देखते रहते हो। जब वो बोलती रहती है तो लगता है कि मैं, तुम बोलते रहो मैं सुनते रहूं, है ना। तो बेसिकली आई कांटेक्ट जनरली कब होता है? जब आप बहुत अच्छे से सुनते हो, लिसनिंग में। जी हाँ, जब आप बहुत अच्छे से सुनते हो तब आप क्या करते हो? आई कांटेक्ट करते हो। हाँ, आई कांटेक्ट यार कब होगी? आपने कभी की है? सामने वाला बोल रहा है तभी ना आप देखते हो उसको अच्छे से। हाँ, आप जब सुन रहे हो बेसिकली तब आपकी आई कांटेक्ट होती है ना। आपने मूवी देखी है, हीरो बैठा रहता है, लड़की आती है, साउथ इंडियन मूवी देखी होगी, कुछ लड़की बोलती है, वो खो जाता है, उस आई कांटेक्ट करने लगता है, एकदम देखते रहता है उसको। लड़की बोलती है क्या हुआ, है ना। तो बेसिकली आप देखेंगे आई कांटेक्ट कब होता है? जब आप सुन रहे हो या कोई स्पीकर बोल रहा है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं तो आप मेरी आंखों में देख रहे हो ना, मैं तो नहीं देख रहा आपकी आंखों में। आप सुन रहे हो लेकिन आप मेरी आंखों में देख रहे हो बेसिकली, है ना। तो आई कांटेक्ट कर रहे हो आप कब? जब आप सुन रहे हो, है ना। या कोई भी नेता आप देखना, कोई भी नेता जब आता है भाषण देता है तो सब उसको ही देखते हैं, उसी से आई कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके सामने तो हजारों लोग हैं, लेकिन देखने वाले कितने हैं? जो सुन रहे हैं वो आई कांटेक्ट बना के रख रहे हैं, है ना। बिल्कुल। चलिए लाइब्रेरी में मैं कोशिश करूंगा, अभी पेपर 1 में ही इतना सारी चीजें हैं तो उसके लिए टाइम निकालते हैं अपन, कोशिश करते हैं अगर सेकंड पेपर के लिए भी यहां पर चीजें हो पाए। चलिए बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प मोस्ट एनहेंसिंग इफेक्टिव ऑफ एक्टिव लिसनिंग। भैया एक्टिव लिसनिंग के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या होगी? एक्टिव लिसनिंग के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या होगी? पहला है डेवलपिंग अपैथी विद सेंडर, developing a system to minimize the noise in area, या paying attention to body language of sender, या developing empathy with a communicator। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर? हाँ, सर डीआई का भी बिल्कुल। म्यूजिक लवर भजन पूरा 50 क्वेश्चन है, इसमें डीआई भी आएगा, डीआई भी सॉल्व करवाऊंगा। अलग से डीआई की भी मैराथन जरूर आएगी आपकी,
अलग से डीआई की भी मैराथन मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। 3-4 घंटे 5 घंटे जितने हो, जितने सेट्स के डीआई है सब मैं आपको करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो, है ना। अभी जुड़े रहो बस आप लोग क्लास से, अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा जुड़े रहिए तो आपको चीजें मिलेंगी। अपैथी, हाँ, अपैथी का मतलब क्या होता है? हाँ, क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए भाई साहब, जल्दी जल्दी करना, अभी मैथ्स के क्वेश्चन भी बाकी हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन भी बाकी हैं। हाँ, हाँ, चलिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो वो है डी, डेवलपिंग एम्पैथी विद द कम्युनिकेटर। अब देखो अपैथी और एम्पैथी दोनों में डिफरेंस है। अपैथी का मतलब क्या होता है? नॉट इंटरेस्टेड, है ना, जैसे यहां पर मेंशन है अपैथी, अपैथी इसका मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड, है ना, यानी भैया इंटरेस्ट ही नहीं है सुनने में। और इंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति या इंटरेस्ट। तो भैया जब इंटरेस्ट होगा सामने वाले को सुनने में, तभी तो कम्युनिकेशन कैसा होगा? इफेक्टिव होगा। भाई मैं यहां पर अच्छे से बढ़िया सा भाषण दूं तभी आप मुझे सुनोगे ना, नहीं तो अभी आप क्या करोगे, चले जाओगे दूसरे चैनल पे। तो बेसिकली वही है कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब होगा? जब मैं जो आपको सुनाना चाहता हूं आपको सुनने में मजा आए, है ना। या फिर आप बहुत सारे साधु महाराज को देखते हैं कि वो बहुत लाखों लोगों की भीड़ को बांध के रखते हैं, बिल्कुल प्रवचन से अपने बांध के रखते हैं। उनमें एक तरह से कह सकते हो आप क्या है, इफेक्टिवनेस है एक्टिव कम्युनिकेशन की। कुछ भी बढ़िया सा बात करेंगे लेकिन लाखों लोग उसको सुनने को रेडी रहेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन अजम्पशन ऑफ प्राइमेसी इफेक्ट इन पर्पस ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। जी, प्राइमेसी इफेक्ट, the most important piece of information always that come first, the most important piece of information come in the last, the degree of importance depend upon the situation, या फिर all pieces of information carry same weight। चलिए क्या होगा इसका आंसर, लास्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन का। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। 74 लोग देख रहे हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाता है हमारा भी। हम चंदा तो नहीं मांग सकते, दान दक्षिणा की साधु महाराज हैं तो दान दक्षिणा में फॉर्च्यूनर दे के जा रहे हैं लोग। आप बस लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो तो इतना तो आप कर ही लो, है ना। चलिए बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है 20। जाहिर सी बात है प्राइमेसी इफेक्ट इन आपका बोल रहा है कम्युनिकेशन में, तो जाहिर सी बात है मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस जो होती है वो हमेशा पहली आएगी भाई। कभी भी आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज बतानी है तो आप सबसे पहले क्या बात करेंगे, जो काम होता है, किसी दोस्त को पैसे की आपको पैसे की जरूरत है, दोस्त को फोन करेंगे तो आप बस डायरेक्ट आएंगे, भाई कुछ पैसे रखे हैं क्या, डायरेक्ट। ये नहीं कि हाल कैसा है चाल कैसा है, डायरेक्ट आप आते हो कि भाई ये चीज हो गई जल्दी से बता दे यार, पैसे हैं तो दे डाल दे, है ना। तो बेसिकली आप यहां पर देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे तो प्राइमेसी इफेक्ट जो है बेसिकली आपका वो क्या है, कॉग्निटिव बायस, या मैं कहूं रेफर टू इंडिविजुअल टेंडेंसी टू बेटर रिमेंबर फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। प्राइमेसी इफेक्ट यही है, जो पहला आपका इंपॉर्टेंट चीज है उसे पहले बोला जाए, वो ही आपका क्या है, प्राइमेसी इफेक्ट कहलाता है बेसिकली, है ना। तो जाहिर सी बात है जो इंफॉर्मेशन हमेशा पहले आनी चाहिए वही आपकी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अब यहां से बेहतरीन नंबर सीरीज का क्वेश्चन चालू हो गया है ना। सर ये पेपर कौन सा, देखिए मिक्स पेपर है ना, एक तरह से मॉक बनाया गया है डिफरेंट क्वेश्चंस को वो करके, है ना। तो बेसिकली एक तरह से पूरा मॉक टेस्ट है ये, है ना, तो वो है एक्चुअली। चलिए 139, 135, 128, 116, 97 एंड क्वेश्चन मार्क। अब आप देखेंगे यहां पर -4 हो रहा है,
यहां पर आप देखेंगे तो -7 हो रहा है, यहां पर आप देखेंगे तो 8 और 4 -12 हो रहा है ना। इसी प्रकार आप यहां पे देखेंगे तो यहां पर -19 हो रहा है। अब यहां पर देखिए क्या होगा, तो ओवरऑल यहां पे देखेंगे तो यहां पर डिफरेंस कितने का है, 3 का डिफरेंस है, यहां पर 5 का है, यहां पर 7 का है, तो यहां पर आपका क्या होगा, 9 का होगा। 3 5 7 9, तो यहां पर 9 का डिफरेंस होगा, तो 19 और 9 ये हो जाएगा कितना, 28, तो -28 होगा। 17 में से 8 जाएगा, 9 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा, 69 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल डेली क्लास चल रही है अभी तो फिलहाल, बस कल नहीं थी, थोड़ा सा आई इन्फेक्शन मुझे ज्यादा हो गया है ना, तो उस कारण काफी दर्द था तो मैं नहीं ले पाया, लेकिन आज मैं ले रहा हूं फिलहाल, है ना। तो क्लास डेली ही रहेगी। 69 इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल 69। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे हिसाब से सभी को क्लियर है क्वेश्चन। डबल डिफरेंस सीरीज है ना। दो अंतर देखिए आप, 4 7 12 19 28, ऐसे ही आप देख रहे हैं यहां पर इनका अंतर 3 5 7 9, जो कि ऑड नंबर सीरीज चल रही है बेसिकली आपकी 3 5 7 9 वाली, है ना। 69 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर बोला जा रहा है सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमॉन्ग पी क्यू आर इन, देखिए पी क्यू आर में पैसे बांटने हैं 2 3 7 में। टोटल शेयर पी और क्यू का जो है, टोटल शेयर जो है पी और क्यू का वो 1500 रुपए लेस है आर के शेयर से। तो बोला जा रहा है पी का शेयर क्या होगा। तो पहले पी और क्यू का टोटल शेयर देखेंगे तो 5 है, और आर का शेयर देखेंगे 7 है, तो कितना कम है इन दोनों का टोटल शेयर, 2 यूनिट आप देखेंगे कितने के इक्वल दे रखी है, 1500 के। एक यूनिट हो गई 750 रुपए की, है ना। 1500 का आधा 750 रुपए, है ना। तो एक यूनिट 750 की हो गई। आर का पी का शेयर पूछा जा रहा है, तो पी का शेयर यहाँ पर 2 ही यूनिट है, तो पी का हो जाएगा 2 इंटू 750, वही 1500 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वही 1500 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आप सभी को बन जाएगा। चलिए देखिए 1.5 घंटे से क्या 2 घंटे की भी हो जाती है संगीता जी, क्लास 1 घंटे की नहीं है, 2 घंटे की है। कल तो 2 घंटे खिंच गए थे परसों, है ना। 50 क्वेश्चन जितनी देर में हो जाए। बाकी अभी 10 तारीख से मैं महा मैराथन ले आऊंगा, तो उसमें 2 घंटे 3 घंटे इस तरह से हम लाइव करेंगे। 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन जितने पॉसिबल हो पाए वो करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कोडिंग डिकोडिंग का है। टोस्टर को देखिए इसने क्या लिखा है, टोस्टर को TOASTER, टोस्टर। टोस्टर को देखिए क्या लिखा है, VOCRRCP, ये लिखा है VOCRRCP। टोस्टर में देखिए स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं, RVOC, सॉरी, हाँ VOCRRCP ये लिखा है इसने। ऐसे ही आपका फैंटम का पूछा जा रहा है, फैंटम को क्या लिखेगा, फैंटम, फैंटम को क्या लिखेगा ये पूछा जा रहा है। चलिए तो आप देखिए यहां पर टी होता है 20 नंबर, ये होता है 22 नंबर, -2 +2 कर रहा है। ये आपका 15 होता है, ये भी 15 है, एज इट इज वैसे का वैसे, है ना। 15 से 15 ही एज इट इज वैसे का वैसे है। ए आपका 1 नंबर, ये 3 नंबर +2 कर रहा है। ऐसे ही आपका यहां पर देखेंगे एस जो है 19 नंबर, ये 18 नंबर -1 कर रहा है ना। यहां पर आप देखेंगे टी आपका 20 नंबर, ये आपका 18 नंबर -2 कर रहा है। तो पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पैटर्न आपने समझ लिया तो आप कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, है ना। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है मिस्टेक है कुछ पैटर्न में, कुछ मिस्टेक है पैटर्न में। मैं चेक कर लेता हूं कहीं मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि यहां पर पैटर्न बन नहीं रहा है, +2 वाला पैटर्न नहीं बन रहा है। अगर 15 2 17, ये काम कीजिए क्यू कर लीजिए, ये यहां पर क्यू कर लीजिए, पैटर्न नहीं बनेगा, नहीं तो, है ना। ओ नहीं है, क्यू होगा, है ना। क्यू होगा तो आप देखेंगे 15 + 2 17 हो जाएगा फिर ये, ठीक है। +2 बीच में -1, फिर यहाँ पर 20 से 18 -2, ई आपका 5 है, ये 3 है -2, सेम आपका 18 है, ये आपका 16 है -2। तो पैटर्न यहाँ पर क्लियर हो गया, +2 +2 +2 -1 -2 -2 और -2, ये पैटर्न आपका बन चुका है। अब ये पैटर्न आपको यहां पर अप्लाई करना है, तो जाहिर सी बात है
ये आपका 16, 16 प्लस 2 18, 18 मतलब आपका आर से शुरुआत होगी, तो दो ऑप्शन अपने आप यहाँ पर क्या हो गए, देखिए अब कट गए। ऐसे ही यहाँ पर फिर ये आपका 8 है, 8 और 2 10, 10 मतलब आपका क्या होता है, जे होता है, जे हो जाएगा 10, तो आर जे होगा, आर जे होगा, दोनों में आर जे है। सेम यहाँ पर 1 से प्लस 2 करेंगे, 3 आ जाएगा, 3 मतलब आपका क्या होता है, सी होता है, आर जे सी हो जाएगा। ये 14 है, एक माइनस करेंगे 13 आएगा, एम आ जाएगा, तो आर जे सी एम होगा, आर जे सी एम भी है। फिर ये आपका 20 है, -2 करेंगे 18, 18 आपका आर होता है, ये आपका आर होगा, तो आर जे सी एम आर होगा, तो जाहिर सी बात है सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेम यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 15 है, 15 में से 2 जाएगा 13, 13 आपका एम आ जाएगा, ये आपका 13 है, 13 में से 2 जाएगा 11, 11 आपका के आ जाएगा, है ना। तो आपका आंसर है आर जे सी एम आर एम के, जो कि सी ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है। तो मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा कि पैटर्न क्या चल रहा है। तो +2 +2 +2 -1 -2 -2 इस तरह से पैटर्न को फॉलो कर रहा है। चलिए, तो कोई डाउट लगे तो आप पूछ लीजिएगा इसमें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है पी एन क्यू आर सिस्टर्स, पी और क्यू जो है सिस्टर्स हैं, पी एन क्यू आर सिस्टर्स, है ना, पी और क्यू जो है बहनें हैं, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस। एंड आर एन एस आर ब्रदर, पीस डॉटर इज आर सिस्टर, है ना, आर एन एस आर ब्रदर्स, पीस डॉटर इज आर सिस्टर। पी की जो बेटी है ना, वो आर की क्या है, पी की जो बेटी है आर की बहन है, आर की बहन है, तो आर और एस क्या है, भाई हैं, तो जाहिर सी बात है ये भी पी के क्या हुए, बच्चे हो गए। फिर बोल रहा है व्हाट इज क्यूज रिलेशन टू एस, क्यू का एस से रिलेशन क्या होगा, तो जाहिर सी बात है हिंदी में कहूं तो मौसी लगेगी, इंग्लिश में कहूं तो आंट लगेगी या आंटी लगेगी, है ना। तो चाची यहाँ पर गलत वर्ड लगा है, चाची नहीं होगा, है ना, हिंदी में गलत है, आंट यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। सर प्लीज, बहुत दिनों बाद देखा सर, कार्तिक बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर प्लीज क्लियर माय डाउट, क्या है डाउट पूजा जी आपका, पूजा जी एक बार आप डाउट फिर से भेज दीजिएगा, क्योंकि मैसेज ऊपर निकल गया होगा, यहाँ दिखा नहीं रहा है ना। कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सभी को क्लियर हो गया होगा कि पी और क्यू बहनें हैं, तो जाहिर सी बात है इसकी बेटी जो है आर की बहन है, तो भैया ये आर के दोनों बच्चे होंगे, तो क्यू इसकी मौसी लगेगी, हिंदी में कहें तो आंट लगेगी। सी आपका डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी सभी को क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला जा रहा है कि व्हेन वाटर इज फ्रोजन टू आइस इट्स वॉल्यूम इंक्रीज बाय 10%, देन व्हाट परसेंट इन टर्म्स ऑफ व्हेन इट मेल्ट टू वाटर। तो जाहिर सी बात है भाई, कोई भी चीज 100 थी, बढ़कर 10% से कितनी हो गई, 110 हो गई। अब वो कम करना पड़ेगा कितने से, 10 से, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, अब रिस्पेक्ट हो गया 110, तो ये हो जाएगा आपका 10/110 यानी 1/11, यानी 9 सही 1/11% इसका आंसर आ जाएगा। 9 सही 1/11% इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हो जाएगा आपका खत्म। क्वेश्चन नंबर है 25 का सी ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो आपको क्लियर होगा। एग्जाम 3 आवर का कंटिन्यू होगा, बिल्कुल 3 आवर का ही है, 12 बजे से लेकर 3:05 तक है। बस 5 मिनट का गैप है, वो भी इसलिए कि आपको पेपर दिया जाएगा आपके सब्जेक्ट का, है ना। तो जो बच्चों को क्लियर नहीं है वो एडमिट कार्ड आएगा अभी 18 अगस्त को, तो वो क्लियर हो जाएगी चीज। बट फिर भी आपको मैं बता दूं 12 से 3:05 तक आपका पेपर रहेगा, 1:05 पे आपको दूसरा पेपर दिया जाएगा, इसलिए 5 मिनट का बेसिकली गैप दिया गया है कि दूसरा पेपर बांटेंगे, तो जाहिर सी बात है 5 मिनट का समय तो लगता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है न्याय निगमन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बोला जा रहा है कि भाई साहब सम मैंगोज आर नॉट रेड, कुछ आम जो है लाल नहीं है। सम मैंगोज आर नॉट रेड, है ना, नॉट रेड ये बना गया। फिर बोला ऑल रेड आर रॉ, जो ऑल रेड हैं वो क्या है, कच्चे हैं, वो रॉ हैं। फिर बोला जा रहा है सम रॉ आर मैंगो,
सम रॉ आर मैंगो, कुछ कच्चे जो हैं वो आपके आम हैं। अब यहां पर बोला जा रहा है कि सम मैंगोस आर नॉट रॉ। पहला बोल रहा है कि कुछ जो आपके आम हैं वो कच्चे नहीं है ना, कुछ जो आम है आपके कच्चे नहीं है ना। इसी प्रकार आपका बोला जा रहा है सम रेड आर नॉट मैंगो, सम रेड आर नॉट मैंगो, ये आप कह नहीं सकते। और ऑल रॉ और रेड, ऑल और रेड, ये देखा जाए तो यहां पर जो है कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। चारों ही यहां पर, तीनों ही यहां पर क्या होने वाले हैं, रॉन्ग होने वाले हैं। यहां पर आप देखोगे तीनों ही रॉन्ग है। अगर हाँ ऑफलाइन ही पेपर है, बिल्कुल ऑनलाइन थोड़ी, ऑफलाइन ही पेपर है ना। ठीक है, तो यहां पर तीनों ही रॉन्ग है, क्योंकि आप खुद देखिएगा कुछ आम जो है कच्चे नहीं है। पहले बात देखो, आम यहाँ है। अब यहां पर जब आपको पता है कि कुछ कुछ आम जो है आपके पके हैं, और यहां पर बोल रहा है कुछ आम पके नहीं हैं, तो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है चीज, है ना। जब आपको पता है पॉजिटिव चीज है तो आप उसका नेगेटिव कभी भी आता है तो वो गलत होता है। फिर बोल रहा है रेड और नॉट मैंगो, तो जाहिर सी बात है यहां पर आपको पता है कि कुछ मैंगो जो है रेड नहीं है, अब उसी को पलटी करके दे दिया है, तो जाहिर सी बात है ये वाला सेंटेंस कभी इसमें चेंज हो ही नहीं सकता, तो ये वाला भी गलत है। फिर ऑल रॉ और रेड, जाहिर सी बात है यहां पर आपका मेंशन है कि ऑल रेड है रॉ है आपका, तो जाहिर सी बात है कुछ होता तो सही हो जाता, लेकिन इसने बोल रहा है सभी रॉ रेड होंगे, तो ये भी आपका क्या है, गलत है। तो तीनों ही बेसिकली जो स्टेटमेंट है उसी को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं और चीजें आपकी हो रही हैं, है ना। देखिए आपको पेन लेके जाना होगा, ब्लैक पेन लेके जाना पड़ेगा बस, है ना। पेंसिल वेंसिल नहीं, केवल ब्लैक वॉल वाला पेन लेना है ना, इंक वाला नहीं, वॉल पॉइंट पेन लेके जाना है बस, और कुछ नहीं लेके जाना है। और आपका आइडेंटिटी कार्ड है वो लेके जाना है बस, और कुछ नहीं। फोटो रखना हो तो रख लेना एक दो, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्लैक वॉल पॉइंट ले लीजिएगा बस एक दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बोला जा रहा है कि among the following proposition two are related in such way that they cannot be both true but can be false, select the dead state to proposition। क्या प्रपोजिशन है कि every student is attentive, some students are attentive, students are never attentive, या some students are not attentive। अब यहां पर आपको दो सेलेक्ट करने हैं जो बेसिकली आपके क्या होंगे, सही होंगे, वो आपको बताना है। हाँ, अब जाहिर सी बात है एक दूसरे के अपोजिट लेने भाई चीजें, जो भी आप यहां पर स्टेटमेंट देखोगे एक दूसरे का क्या लोगे, यहां पर अपोजिशन लिखा है, देखिए ना यहाँ पे लिखा है कि सच बेट दैट कैन नॉट बोथ ट्रू, दोनों यहां पर सही नहीं होने चाहिए, है ना। और दोनों ही आपके बट कैन बी फॉल्स, दो गलत हो सकते हैं लेकिन दोनों यहां पर सही नहीं होने चाहिए। तो बोला एवरी स्टूडेंट इज अटेंटिव, प्रत्येक छात्र चौकस है। दूसरा बोला है कुछ छात्र चौकस है, तो ये आप देखेंगे क्या होगा बताइए। तो ऐसे केस में आप देखते हैं जाहिर सी बात है एक पूरा पॉजिटिव लेना होता है और एक पूरा क्या लेना होता है, नेगेटिव लेना होता है। तो पूरा पॉजिटिव सेंटेंस देखेंगे यूनिवर्सल, अगर आप देखेंगे तो एवरी स्टूडेंट इज अटेंटिव, एकदम पूरा पॉजिटिव है। इसी प्रकार आपका स्टूडेंट्स आर नेवर अटेंटिव, तो जाहिर सी बात है ये एकदम नेगेटिव है। तो यहां पर फर्स्ट और थर्ड जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडमिट कार्ड भी लेके जाना है, बिल्कुल एडमिट कार्ड के बिना एंट्री नहीं मिलेगी, है ना। तो एडमिट कार्ड तो लेके ही जाना है ना। एडमिट कार्ड, वॉल पॉइंट पेन और आपकी वोटर आईडी या जो आधार कार्ड है या जो भी डॉक्यूमेंट आपने यूज करते हैं वो, है ना। चलिए अगला देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला बोला जा रहा है व्हेन द फॉर्म ऑफ आर्गुमेंट इज करेक्ट इट इज कॉल्ड वैलिड आर्गुमेंट। जब आपका फॉर्म ऑफ आर्गुमेंट करेक्ट होता है तो वैलिड आर्गुमेंट कहलाता है। दूसरा बोल रहा है कि वेल इवेल्युएटिंग आर्गुमेंट वन मस्ट कंसीडर बोथ फॉर्म एंड कंटेंट। फिर बोल रहा है आर्गुमेंट इज argument where the form is valid the content part is also true। और लास्ट है good inductive argument are said to be inductively strong।
चलिए क्या होगा इसका, अब ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना। लॉजिक्स में जब आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, वैसे आता तो नहीं है, यूजीसी नेट में एक आध बार आया होगा, सेट में तो अभी तक नहीं दिखा। अभी अपन ने इतने सारे सेट के पेपर किए, वहां पर आपको बिल्कुल नहीं दिखा, और नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, ये मैंने मॉक बनवाया था। लेकिन हाँ, ये छोड़ भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आएगा, चांसेस बहुत कम है। हाँ हाँ, ये नहीं आएगा, छोड़ दो इसको, क्योंकि सेट में आपको नहीं देने वाला, क्योंकि अभी तक के मैं जो लेटेस्ट सेट आपको डिस्कस करवाए हैं उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका ये लॉजिक्स पे स्टेटमेंट बेस वाला हो। तो नहीं भी करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, बाकी इसमें आपका चारों ही सही है, इसको समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा लेक्चर चला जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको स्किप कर दो भले आप, है ना, इसको नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। चलिए, बुढ़ा आई मेड लो ग्रेड ऑन माई फर्स्ट टेस्ट इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथ एंड हिंदी, आई मस्ट रियली बी डम। इस कथन में जो प्रकार की भ्रांति की जा रही है या आपकी फॉलेंसी है, वो कौन सा स्टेटमेंट होगा? फैलेंसी ऑफ कन्वर्स एक्सीडेंट, फैलेंसी ऑफ एड पॉपुलेशन, या फिर पॉपुलेशन सॉरी एड पॉपुलम, और द फैलेंसी ऑफ फॉल्स कॉज। ये भी नहीं आएगा। अब इसको करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे जरूरत तो नहीं है, नेट में ये पूछ लिया तो पूछ लिया, लेकिन जाहिर सी बात है। हाँ हाँ, नेट में आता है, लेकिन सेट में फिलहाल नहीं आएगा। नेट के कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन आएंगे नहीं सेट में, क्योंकि अभी तक तो फिलहाल नहीं देखा है मैंने कहीं पे भी। बट फिर भी अगर आप देखना चाहो तो देख लो क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, तो ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा पूरा, उसके बाद ही आपको क्लियर होंगे, लेकिन सेट में फिलहाल ये नहीं है। ठीक है, इसका सही आप आंसर देखेंगे तो ए आंसर होना चाहिए इसका, फॉलेंसी ऑफ कन्वर्स एक्सीडेंट है बेसिकली, है ना। बेसिकली आपने देखा लो ग्रेड है दोनों टेस्ट में, तो आपने सोच लिया कि मैं कैसा हूं, गधा हूं, बिल्कुल भी, है ना। तो वो चीज है, तो आप इसको छोड़ दो, गूंगा नहीं है, सचमुच गूंगा नहीं भाई, गधा लिख सकते हो आप, है ना, गूंगा नहीं, गधा। चलिए अगला देखिएगा, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लॉजिक दैट फॉर्म वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसॉफी एंड वाइडर सेंस ऑफ डिनोट्स बुद्धिस्ट एंड जना लॉजिक एज वेल। न्याय स्कूल, मीमांसा स्कूल, योगा स्कूल या सांख्य स्कूल, ये आपको बताना है। चलिए, कौन सा स्कूल है भाई साहब? बिल्कुल, मैं देखिए अभी तक जिन बच्चों ने ओल्ड सेट के नहीं देखे, तो 2018 का मैंने पेपर एमपी का डिस्कस कर रखा है, वो देख लो आप, है ना। वेस्ट बंगाल के मैंने 3 सेट डिस्कस कर रहे हैं, महाराष्ट्र का मैंने एक पेपर डिस्कस किया है, तो ये 3, 4 और 6 मैंने फुल लेंथ टेस्ट डिस्कस किए, जो सेट के लेटेस्ट पैटर्न है वो देख लेना। अभी कल मैं फिर महाराष्ट्र का एक ओल्ड पेपर और डिस्कस करूंगा, तो आपका वो हो जाएगा। तो सेट वाले पे आप लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बाकी नेट में जो क्वेश्चंस है वो सेट में अभी तक नहीं पूछे जा रहे, तो उतना माथापच्ची नहीं करना है ना। चलिए, हाँ, क्या होगा इसका आंसर भाई साहब, जल्दी बताओ। न्याय स्कूल, हाँ, क्या होता है न्याय स्कूल, क्या है? फिलोसॉफी। हाँ, दर्शन में आप देखेंगे 6 वैदिक दर्शन में से एक है न्याय स्कूल, है ना। दर्शन में आप देखेंगे तो 6 में से एक है आपका न्याय स्कूल जो है ना। और जाहिर सी बात है, यहां पर आप देखेंगे न्याय फिलोसॉफी ही यहां पर बेस्ट है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, न्याय स्कूल। अगर आप इसको पढ़ोगे तो और अच्छे से आएगा, इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि फाउंडर कौन है ना, न्याय फिलोसॉफी के, तो जाहिर सी बात है गौतम। जी हाँ, गौतम जो है, अक्षपाद गौतम जो है, बेसिकली आपका न्याय सूत्र जिन्होंने लिखा है, अक्षपाद गौतम। जी हाँ, अक्षपाद गौतम, ये बेसिकली है फाउंडर न्याय स्कूल के या फिर न्याय फिलोसॉफी के। और जाहिर सी बात है ये फिलोसॉफी काफी पुरानी है ना, तो ये याद रखिएगा। बेसिकली इस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। महाराज सेट वाले अल्ट्रा जीनियस बनाते, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक था पेपर महाराज सेट का भी, ज्यादा टफ तो नहीं लगा मुझे, है ना। चलिए,
अब आता है हमारा DI। अब ध्यान से देखिएगा और भागिएगा मत, जो बच्चे डरते हैं मैथ से तो भागिएगा मत, है ना, बिल्कुल भागिएगा बिल्कुल मत। DI आ चुका है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन हैं। यहां पर ईयर दे रखा है, सैलरी दे रखा है ना, और ये आपका मेरे हिसाब से हो चुका है क्वेश्चन। किसी में कॉपी हुआ था क्वेश्चन, कौन से सेट में आया था ये, है ना, लेकिन ये सोचिए मॉक में डला हुआ है। ये ऑलरेडी मैं शायद करवा चुका हूं आपको, ये मैं आपको करवा चुका हूं लास्ट क्लास में, बट फिर भी जिन बच्चों ने नहीं किया है तो मैं उनको करवा देता हूं भाई साहब, नहीं तो आप बोलोगे सर ने क्वेश्चन नहीं करवाया। चलिए क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्स फॉर ऑल ईयर एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल ईयर दिस, है ना, टैक्स का और फ्यूल का अनुपात निकालना है। देखिए टैक्स का और फ्यूल का, तो ये फ्यूल आपका फ्यूल का है और ये आपका टैक्स का है। अब इसको आपको जोड़ना है, जोड़ने के बाद जो आएगा वो दोनों का अनुपात होगा, है ना। ये आपको दे रखा है इसके लिए, टैक्सेस का, सॉरी टैक्स का। चलो तो जल्दी से जोड़ना चालू करो भैया, हाँ जल्दी से जोड़ना चालू करो। हाँ कितना है भाई, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16 का 6, 1 हासिल, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, 1 हासिल, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 586। ऐसे ही आप देखो टैक्स के साथ लेना है ना, हाँ टैक्स के साथ लेना है। 3 और 8 11, 11 और 4 आपका 15, 15 और 8 आपका 23, 23 और 8 31 का 1 3 हासिल, 8 और 3 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और 9 26 और 9 35, 35 का 3 3 और 1 4, 451 और ये 586, है ना। तो क्या है भाई, 451 बट्टे 586। अब इसका रेशियो ले लीजिए आप, जो भी आएगा आप सॉल्व कर लेना, है ना। क्या आएगा भाई सॉल्व करने पर, चेक कर लो, सॉल्व करने पर क्या आएगा, जल्दी से करो, है ना, सॉल्व करो जल्दी से। हाँ 451 586, 5 4 9 कटेगा क्या, 5 4 9 और 1 10, 9 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, और किससे काट सकते हैं भाई साहब, हाँ 7 से काटे, 7 से कटेगा क्या, 7 छंग 42, 3 बचेगा नहीं, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से कट जाएगा, 11 चौको 44, नहीं 11 चौको 44, 11 एकम 11, सेम 11 पंजे 55, नहीं 11 से नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा भाई, किससे काटें, चलो काटो, किससे काटोगे, अप्रोक्स काटना पड़ेगा, हो सकता है पूरा ना आए, क्योंकि अप्रोक्स, हाँ देखो यहाँ पर वर्ड लगा है अप्रोक्सीमेटली, तो पूरा तो नहीं कटने वाला, अप्रोक्सीमेटली काटना पड़ेगा इसको आपको, है ना, अप्रोक्सीमेटली काटना पड़ेगा। और आप देखोगे लगभग पास में है, अप्रोक्सीमेटली ही काटना पड़ेगा इसको, आप बिना उसके काट नहीं सकते। 11 चौको 44, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 3 बचेगा, 11 तिया 33, 53 आएगा। अगर वैसे हम काटें तो और कितना आ जाएगा, 4 से, हाँ अगर मैं 4 से काटूं, 4 दाम 40 और ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 10 13 आएगा इसका आंसर, 10 13 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली काट लो तो, है ना, 10 13 इसका आंसर आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन क्लियर है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन है, बस बेसिक सा क्या है, आपको कैलकुलेट की है चीजें और यहाँ पर आपने काटा है, क्योंकि पूरा तो कटेगा नहीं, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली करना है। लिखा ही यहाँ पर कि भैया थोड़ा सा आप ऊपर नीचे कर सकते हो चीजें, क्योंकि पॉइंट में वैसे चीजें नहीं आने वाली। कुछ नहीं किया हमने, 11 से काटा, 41 53 हुआ, मैंने 40 मान लिया, 4 से काटा तो 4 दाम 40 और 4 से काटा तो 4 एकम 4 बचा 1, 4 तिया 12, ठीक है। तो कुल मिला के अप्रोक्सीमेटली में आपको काटना है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, बोल रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ओवर दीज आइटम टुगेदर इन 2000 में भैया टोटल खर्चा बताना है कंपनी का, ये 2000 है, 2000 में टोटल खर्चा देखो कितना है, 101, 3.84, 41.6 और 74, तो टोटल करें यहाँ पर। हाँ पॉइंट में देखिए भैया सबसे पहले 4 है ना, फिर 8 है यहाँ पर और यहाँ पर 6, 8 और 6 हो जाएगा 14 का 4, 1 हासिल, 1 और 1 हो जाएगा 2,
दो और तीन पांच, पांच और एक छह, छह और चार, छह और चार 10, एक हासिल, तो एक और जीरो एक, यहां तो जोड़ चुके हैं, और एक और चार पांच, पांच और सात हो जाएगा आपका 12, 12 का दो, एक हासिल, और एक दो, तो ये हो जाएगा 220.44, है ना, 220.44, ऑप्शन में ही नहीं है। कुछ गलती नहीं हो गई? हाँ, यही होना चाहिए वैसे। हाँ, क्वेश्चन यही है, चेक कर लो भाई। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ दिस कंपनी ड्यूरिंग 2000, है ना, 2000 में तो यही है टोटल एक्सपेरिमेंट जो है बेसिकली आप देखेंगे, है ना। हाँ, ऑप्शन यहां पर रॉन्ग दे रखे हैं फिर, या तो हाँ, ऑप्शन यहां पर रॉन्ग दे रखे हैं, 220.44 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 220.44 ही यहां पर क्या है बेसिकली खर्च होना चाहिए। हाँ, 220.44 ही यहां पर खर्च होना चाहिए। चलिए, कोई नहीं। हाँ, ऑप्शन यहां पर रॉन्ग है ना, ऑप्शन यहां पर रॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाले में ऑप्शन रॉन्ग है, 220.44 होगा बेसिकली टोटल खर्च कंपनी का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ थोड़ा सा क्वेश्चंस में एरर भी है, कोई बात नहीं, बट ठीक है। बोल रहा है एवरेज इन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर विच कंपनी हैड टू पे ड्यूरिंग दिस पीरियड, है ना, व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर विच कंपनी हैड टू पे ड्यूरिंग द पीरियड, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि क्या चुकानी पड़ेगी, है ना। अब ये एवरेज आपको पूछा जा रहा है, तो एवरेज आप सभी को आता है निकालने, मेरे हिसाब से एवरेज आप सभी को आता है निकालने, तो एवरेज यहां पर निकाल सकते हैं। चलिए, एवरेज आप सभी को आता है निकालने, तो एवरेज आप यहां पर निकाल सकते हैं, और एवरेज आपको बताना है कितना यहां पर एवरेज होगा, ठीक है। चलिए, चलिए इंटरेस्ट की बात हो रही है, ये है ब्याज, इसका एवरेज निकालना है, पहले तो टोटल निकाल लीजिए भाई, है ना, 5 4 9, 9 और 6 15, 15 4 19, 19 और 4 23, 2 हासिल, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 14, 14 और 9 23, 2 हासिल, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 4 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, 183.3, 1 2 3 4 5 है ना, 183.3, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 दिया 15, 3 बचेगा, 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, 36.66, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यहां पर आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए, अच्छा यहां पर क्या पूछा गया था, टोटल एक्सपेंडिचर पूछा है ना, तो अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिस्टेक हो गई अपन से। हाँ, ये आपका सैलरी भी तो है, सैलरी भी तो है 324, सैलरी नहीं जोड़ी अपन ने। हाँ, तो यहां पर 220.44 प्लस सैलरी भी तो नहीं जोड़ी अपन ने, सॉरी, माफी चाहूंगा, सैलरी पे हाथ नहीं गया था, ध्यान नहीं गया मेरा, 4 4 5, 544.44 है। हाँ, ए ऑप्शन है भाई आंसर, है ना, सैलरी भी तो जोड़ो, सैलरी पे भी तो खर्च गया है ना आपका। हाँ बिल्कुल, माफी चाहूंगा भाई, माफी चाहूंगा, एकदम से ध्यान उलट गया मेरा, है ना, सैलरी तो मैंने देखी नहीं कि सैलरी भी दे रखी है ना, टोटल आपको खर्च देखना है ना, तो टोटल खर्च में सैलरी भी आपकी मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, 544.44 हो गया, और इस वाले का तो आपने देख लिया, औसत निकालना था, टोटल करके 5 से डिवाइड किया, 36.66 आ गया। चलिए, हाँ हाँ बिल्कुल, ए आंसर यहां पर सही था, ठीक है, माफी चाहूंगा, हो जाती है कई बार मिस्टेक इंसान से देखने में, वैसे ही आई फ्लू हो गया है मेरे को, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है अभी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1998 में सभी का कुल जो है आपका लगभग कितना परसेंट है, 1998 का जो है टोटल वो कितना परसेंट है आपका 2002 का, है ना, ये आपको बताना है। 1998 ऊपर आ जाएगा, 1998 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2002 इन 200, ये एक्चुअली में आपको परसेंट निकालना है।
चलिए तो 1998 का निकाल लो भाई पहले। तो 1998 का पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पर करो कैलकुलेट भैया, कितना हो रहा है 1998 का। 288 है, 98 है, 3 है, 23.4 है और 83 है। तो यहाँ पर जब आप टोटल करोगे तो 0.4 तो आना ही आना है, 0.4 तो आना ही आना है। 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 और 3 19 और 3 22, 22 और 3 25, 25 का 5 2 हासिल, 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 और 2 21, 21 और 8 29, 29 का 9 2 हासिल, 2 और 2 4, 495.4 आ गया ये, 495.4 आ गया ये। अब 2002 का जोड़ लीजिए भाई साहब, 2002 का जोड़िए, कितना है भाई साहब 2002 का जोड़िए, पूरा जोड़िए। यहाँ पर 0.4 है और यहाँ पर आपका 6 है, तो पहले 6 आ जाएगा, 9 और 4 हो जाएगा 13 का 3, 1 हासिल आएगी, 0 और 1 1, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 9 15, 15 और 9 24, 24 का 4 2 हासिल आ जाएगी, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 9 12 और 9 21, 21 का 1 2 हासिल आ जाएगी, 6 दिया जाएगा, 614.36, 614 सॉरी ज्यादा होगा मेरे हिसाब से, कुछ मिस्टेक हो गई, फिर से करो। 600 नहीं, एक ये भी तो है, 700 हो जाएगा मेरे हिसाब से ये, है ना, 600 नहीं 700 हो जाएगा, एक ये वाला भी है जोड़ा नहीं, 714.36 होना चाहिए ये, 714.36 गुणा 100। अब इसको आप सॉल्व करो, तब जाके आपका परसेंट पूरा वैल्यू आएगी। तो इतना बड़ा है तब जाके पूरा आपका, है ना, 713.14 जो भी आए, इसको आप सॉल्व करोगे तब आपका ये वैल्यू आएगी। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, हाँ अप्रोक्सीमेटली में ही काट दो आप, इसको अप्रोक्सीमेटली में काट दो, तो अप्रोक्सीमेटली में आप इसको क्या मान सकते हो, इसको 500 मान लो, इसको आप क्या मान लो, इसको आप मान लो 700 मान लो। तो 5/7 अगर आप सॉल्व करोगे मोटा मोटी, 5/7 आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, और 7 से काटोगे तो 7 7 49, लगभग 70, 7 7 49, है ना, एक आएगा 7 दुनिया, तो लगभग उससे कम वैल्यू आएगी, 70 से, 70 से कम वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे 69 जो है ऑप्शन में है, दे रखा है, तो अपन टिक कर सकते हैं 69 वाला ऑप्शन, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। हाँ देखिए, चश्मा तो मैंने लगाया है ना, लेकिन क्या करें, फिर भी इतना ज्यादा आई फ्लू फैला हुआ है ना कुछ कांटेक्ट हो ही जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसको आपने लगभग मान के कैसे किया, इसको आपने 500 मान लिया, नीचे वाले को 700 मान लिया, तो 5/7 को सॉल्व करोगे तो लगभग 70 के आसपास आएगा, है ना। तो ऊपर नहीं जाएगा, तो 70 से थोड़ा नीचे ही लेना है, क्योंकि आपने इसको बढ़ाया और इसको कम किया है, तो जाहिर सी बात है सबसे पास में जो ऑप्शन दिखेगा वो 69 दिखेगा, तो 69% इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली में आप इसी तरीके से करते हो, जरूरी नहीं है आप पूरा सॉल्व करोगे, इसको पूरा थोड़ी कर पाओगे आप, है ना, मैं भी नहीं कर पाऊंगा अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठूंगा। तो मैं सिंपल, मैंने क्या किया भैया, इसको 500 मान लिया ऊपर वाले को, नीचे वाले को 700 मान लिया, तो 5/7 500/7 को सॉल्व करोगे तो जाहिर सी बात है लगभग 71 के आसपास आता है, लेकिन हमने ऊपर वाले की वैल्यू को बढ़ा के माना है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा हमें कम लेना पड़ेगा, तो 70 से कम वाला ऑप्शन जो है वो 69 ही है, और आंसर आपका 69 हो जाएगा। ये आपका तरीका है, तो मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका होगा। चलिए, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसमें डीआई का, कि टोटल अमाउंट ऑफ बोनस जो है आपका, टोटल अमाउंट बोनस जो है कंपनी का पूरे कितना परसेंट है टोटल सैलरी का, है ना। बोनस बटा सैलरी करना है आपको, बोनस बटा सैलरी गुणा 100 करना है ना। तो बोनस आप टोटल जोड़ लीजिए यहाँ पर कितना है, और सैलरी जोड़ लीजिए, ये आपका बोनस और सैलरी टोटल करना है आपको। चलिए कीजिए टोटल, बोनस और सैलरी का टोटल कीजिए, है ना। ये आपका बोनस है, बोनस का टोटल कीजिए, कितना होगा, 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 और 6 20, 2 हासिल, 5 और 2 7, 7 और 7 14 15, 15 और 3 18, 18 और 9 आपका हो जाएगा 27 का 7, 2 हासिल, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13,
13 और 3 16, ये हो जाएगा आपका कितना 16.70, 16.70। और नीचे वाला सैलरी है, सैलरी आप जोड़िए कितना है, सैलरी है 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 6 20, 20 का शून्य 2 हासिल, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21, 1 फिर 2 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, एक ये हो जाएगा 1710। अब जाहिर सी बात है 1710 है ये आपका, और ये 16.70 है ना, गुणा कर दीजिए, है ना, 16.70 ही है, ये कुछ अप्रोक्सीमेटली में कम तो नहीं हुआ, चेक कर लो भाई, गलती तो नहीं होगी ना। हाँ एक बार चेक कर लो, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 8 2 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 3 18, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली में देखो कहीं गलती तो नहीं हुई है, 2.252 3 है, 3.84 है, 3.84, 3.68 है ना, और 3.6 है। हाँ हाँ अप्रोक्सीमेटली में देख लो यहाँ पर यही होगा। और अगर आप इसको काटना चाहो तो कैसे काट सकते हो, इसको आप मान लो 17, है ना, इसको आप मान लो 17 मान लो, ऊपर वाले को, नीचे वाले को 1700 मान लो, है ना, गुणा 100 कर दो, तो ये कट जाएगा 17 से 17 बार, 1% यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, 1% के लगभग ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको करने को बन जाएगा। सर हर यूनिट के इंडिविजुअल लेक्चर बने हैं क्या यूट्यूब पे? देखिए कुछ कुछ हैं, बाकी आपके यूट्यूब पे मिल जाएंगे, पैड में मिल जाएंगे और ऐप पे मिल जाएंगे, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर आपको चीजें मिल जाएंगी। चलिए तो 1% इसका आंसर हो गया। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि मैथ पोर्शन खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है आईसीटी के हैं, बोला चैट प्रोग्राम दैट अलाउ पीपल टू कम्युनिकेट over internet in real time is called distance messaging, instant messaging, chat room या all of these। क्या कहलाता है भैया, जल्दी से बताओ। हाँ क्वेश्चन नंबर 36 आ चुका है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। हाँ a chat program that allow people to communicate over internet in real time called distance messaging, इंस्टेंट मैसेजिंग, चैटिंग रूम या ऑल दी अबव। हाँ जल्दी से आंसर कीजिए फटाक से। ऑल दी अबव बोल रहे हैं कई बच्चे, थोड़ा सोच समझ के बोलो, हमेशा ऑल दी अबव नहीं होता है भाई आंसर, हमेशा ऑल दी अबव नहीं होता है आंसर, थोड़ा सोच समझ के बोलो, है ना। ऑल दी अबव जो है हमेशा सही आंसर नहीं होता है। A chat program that allow people to communicate over the internet in real time। उसे कहते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग, है ना, डी नहीं है, इंस्टेंट मैसेजिंग इसका सही आंसर है। हमेशा ये मत सोचो कि ऑल द अबव होगा, है ना, हमेशा ये मत सोचो कि ऑल द होगा। इंस्टेंट मैसेजिंग कहते हैं, आईएम कहते हैं, है ना, इसको आईएम के नाम से भी आप जानते हो, शॉर्ट फॉर्म में कई जगह आपको आईएम देखने को मिलेगा, है ना, बेसिकली आईएम, है ना, सोशल चैट अप पुशअप टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं बेसिकली। हाँ है ना, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, कई बार ऑल नहीं होता है। चैटिंग रूम देखो पहले हुआ करते थे, अब तो चैटिंग रूम वैसे है नहीं। पहले जब आप देखेंगे रेडिफ याहू के चैट रूम चलते थे, अलग अलग चैट रूम बना लो, है ना, उसमें लेकिन जरूरी नहीं है कि तुरंत मैसेज पहुंचे, क्योंकि कई बार वो ऑफलाइन रहा तो फिर कैसे रहेगा, उसको नहीं पहुंचता था। तो चैट रूम तो होता नहीं है वैसे भी, है ना, आईएम होता है इंस्टेंट मैसेजिंग, तो याद रखिएगा। बुरा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैव साइंड पैक्ट फरवरी 2018 टू इंटीग्रेट ए कोर्स डिजिटल सिटीजनशिप एंड सेफ्टी इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी करिकुलम। ऑप्शन में है आपका एनसीईआरटी, गूगल या यूजीसी एंड गूगल, एनसीईआरटी, माइक्रोसॉफ्ट एंड यूजीसी और माइक्रोसॉफ्ट। चलो बताओ किसने सॉल्व किया था पैक्ट, ये आपको पूछा जा रहा है। हाँ
बिल्कुल, हर बार वो वाला ऑप्शन सही नहीं होता है। चलिए जल्दी से आंसर करके बताएं भाई, जल्दी से। Which of the following organization have signed pact in February 2018 to integrate a course on digital citizenship and safety in information and technology curriculum? हाँ, तो जाहिर सी बात है, याद रखिएगा एनसीईआरटी और गूगल। जी हाँ, एनसीईआरटी और गूगल ने कोलैबोरेशन किया था। और हो सकता है यहां पर एक क्वेश्चन आपको आ जाए एग्जाम में कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, है ना। इन्होंने बेसिकली आपका ये एक तरह से पैक्ट साइन किया था, याद रखिएगा, एनसीईआरटी और गूगल ने। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिनेटरीज इज ऑथर ऑफ एग्जाम वॉरियर। जी हाँ, एग्जाम वॉरियर के बेसिकली लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी या शशि थरूर? एग्जाम वॉरियर, हाँ, एग्जाम वॉरियर के राइटर। हाँ जी हाँ, एग्जाम वॉरियर के राइटर, बिल्कुल क्वेश्चन आया हुआ भैया, एग्जाम वॉरियर के राइटर। हाँ बिल्कुल, ये बुक जो थी रिलीज की थी फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी ने, और राइटर है हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। बिल्कुल, मोदी जी इसके राइटर है, एग्जाम वॉरियर, याद रखिएगा, है ना। और बेसिकली आपके क्वेश्चन यहां पर आपको पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस पे, है ना। और रिलीज की थी सुषमा स्वराज जी ने, अब वो तो नहीं रही, लेकिन उन्होंने रिलीज की थी। चलिए अगला है, स्मॉल पिक्चर दैट रिप्रेजेंट आइदर अ प्रोग्राम और शॉर्टकट ऑन कंप्यूटर स्क्रीन इज व्हाट। आपने सभी ने लैपटॉप यूज किया ही है दोस्तों। लैपटॉप में या कंप्यूटर में एक जो प्रोग्राम होता है वो किसके थ्रू दर्शाया जाता है? पॉइंटर के द्वारा, लोगो के द्वारा, ग्राफिक के द्वारा या आइकॉन के द्वारा? तो मेरे हिसाब से बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और इसका तुरंत आप आंसर दे सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि मैं इसका आंसर दूंगा, तो आप सभी को पता है कि भैया उसको हम क्या कहते हैं? आइकन कहते हैं। जी हाँ, आइकन के नाम से जाना जाता है बेसिकली, आपका आइकन के नाम से जाना जाता है बेसिकली, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADSL is data communication technology that enable faster data transmission over telephone is, ADSL का फुल फॉर्म क्या भाई साहब? ADSL का फुल फॉर्म, हाँ, ADSL का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। चलिए जल्दी से बताइए, ADSL, हाँ क्या है भाई ADSL का फुल फॉर्म? ये पूछा जा रहा है। आसिमेट्रिक, जी हाँ, वेरी गुड, आसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, आसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ADSL। जी हाँ, डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, आसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ADSL है ना। जैसे आपका DSL होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, वैसे ही आपका ADSL होता है जो कि कहलाता है आसिमेट्रिकल या सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। बेसिकली इसको याद रखिएगा, हो सकता है आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए। चलिए अगला है, द टू मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बायोफ्यूल प्रेजेंटली इन यूज। बायोफ्यूल जो है बेसिकली यूज कर रहे हैं हम, वो कौन से वर्तमान में? ऑप्शन में है एथेनॉल, बायोडीजल, एथेनॉल, बायोपेट्रोल, मेथनॉल, बायोडीजल या मेथनॉल एंड बायोपेट्रोल। तो मेरे हिसाब से आप सभी को पता है, हाँ हाँ, चलो एथेनॉल क्या है बेसिकली? एथेनॉल आपका है क्या बेसिकली, है ना। एथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिला रहे हैं, है ना। और बायोडीजल जो है बेसिकली, ए ऑप्शन यहां पर हो जाएगा करेक्ट। वैसे एथेनॉल और बायोडीजल जो है बेसिकली आपका ये जो टेक्नोलॉजी है, या मैं कहूं फर्स्ट जनरेशन है बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी का, है ना। अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी, फर्स्ट जनरेशन ऑफ
बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी है बेसिकली आपका एथेनॉल एंड बायोडीजल। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। इसमें से बायोगैस को जो हम प्रोड्यूस करेंगे वो किससे नहीं होगा, तो वाटर हाइसिथ है, कोल है, एल्गी है और ग्रास है। बायोगैस की बात हो रही है तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन तो आप तुरंत कर सकते हैं, इसमें तो जरूरत ही नहीं है आपको आंसर देने की। हाँ चलो जल्दी से बता दीजिए भैया। बायोगैस की बात है तो कोयले की जरूरत पड़ेगी क्या बायोगैस के लिए? बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी बायोगैस के लिए कोयले की। हाँ जरूरत पड़ेगी क्या कोयला बायोगैस के लिए? नहीं पड़ना ना, तो बेसिक सा क्वेश्चन है। बट विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स प्राइमरली कॉज मर्करी पॉल्यूशन। मर्करी पॉल्यूशन का जो सोर्स है वो क्या है एक्चुअली में? सीएफएल बल्ब है, एविएशन सेक्टर है, पॉलीमर है या आपका डीजल इंजन है? मर्करी का जो सोर्स है बेसिकली है ना वो आपको पूछा जा रहा है। हाँ मर्करी का जो आपका वो है हाँ चलिए, तो जो सीएफएल बल्ब हुआ करते थे उसमें आप देखेंगे तो बेसिकली आपका मरकरी मौजूद होता था। सीएफएल में आप देखेंगे तो मरकरी मौजूद हुआ करता था। बेसिकली आप देखेंगे हैवी मेटल होता है मरकरी, है ना, वो आपका मौजूद हुआ करता था जो आपका सीएफएल है ना उसमें। तो याद रखिएगा पॉलीमर में नहीं, मरकरी आप देखेंगे तो बेसिकली सीएफएल बल्ब में देखने को मिलेगा, पॉलीमर में नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मीनिंग ऑफ कार्बन फुटप्रिंट इज डिस्क्राइब बाय अमाउंट ऑफ। कार्बन जो फुटप्रिंट है उसकी मीनिंग जो है किससे डिस्क्राइब होगी? चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। हाँ मीनिंग ऑफ कार्बन फुटप्रिंट इज डिस्क्राइब बाय अमाउंट ऑफ। हाँ बेसिकली क्या होता है कार्बन फुटप्रिंट? टोटल जो ग्रीन हाउस गैस जनरेट होती हैं, है ना, टोटल जो ग्रीन हाउस गैस जनरेट होती हैं वही बेसिकली आपकी क्या है? हमारा कार्बन फुटप्रिंट है ना। टोटल ग्रीन हाउस गैसेस जो हमारी जनरेट होती हैं वही आपका क्या है? बेसिकली ग्रीन आपका कार्बन फुटप्रिंट है। हाँ क्या हो जाएगा इसका आंसर? हाँ क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, या ग्रीन हाउस गैसेज एमिटेड बाय इंडस्ट्री कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, या कार्बन एमिशन रिलीज बाय बर्निंग ऑफ जेट फ्यूल, या फिर आपका इंक्रीज इन कार्बन कंटेंट एटमॉस्फेयर ड्यू टू फेलिंग ऑफ ट्री। तो भैया ए ऑप्शन सही है इसका। कार्बन फुटप्रिंट क्या है? बेसिकली जो भी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो हमारे द्वारा अगर प्रोड्यूस की जाए, हमारे द्वारा मतलब सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर, इंडस्ट्री आ जाएगी, है ना, उसके अंदर आपका क्या आ जाएगा? एटमॉस्फेयर आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा हमारे द्वारा। जो भी आप ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस कर रहे हो वो बेसिकली आपका क्या है? वो आपका बेसिकली कार्बन फुटप्रिंट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ये बेसिकली आपकी क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस है ना। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। कार्बन फुटप्रिंट का अगर क्वेश्चन आता है तो आप कर लोगे। अब इसको मुझे लगता नहीं कि आपको जरूरत पड़ेगी, है ना। चलिए तो मेन सोर्स तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है बेसिकली कार्बन ग्रीन हाउस गैसेस में। अगला है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री लॉन्च नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन अंडर विच मलेरिया बी एलिमिनेटेड फ्रॉम कंट्री बाय विच ईयर। भैया कब तक हमारे यहां से मलेरिया खत्म हो जाएगा, है ना, ये आपको बताना है। मलेरिया हमारे यहां से कब तक खत्म हो जाएगा ये आपको बताना है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री लॉन्च नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन अंडर विच मलेरिया विल बी अल्टीमेटली एलिमिनेटेड फ्रॉम कंट्री बाय द ईयर। हाँ बिल्कुल जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन आपका आया हुआ है। हाँ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिवेशन। हाँ अगर आप इसको देखेंगे तो बेसिकली 2016 से 2030, जी हाँ 2016 में लॉन्च हुआ, 2030 में टारगेट है
कि वो पूरी तरह से क्या कर देंगे, हम एलिमिनेट कर देंगे। मतलब आज से 7 साल बाद कहा जा रहा है कि मलेरिया के केसेस हमारे देश में नहीं होंगे, है ना, ये कहा जा रहा है। और 2016 से 2030 का ये टारगेट था बेसिकली, तो याद रखिएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स वाज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस पेंशंस द ओकेजन ऑफ गुड गवर्नेंस डे ऑन 25 दिसंबर 2019, विच स्टेट हैज अचीव द फर्स्ट रैंक। अब ये आपको लेटेस्ट क्वेश्चन आ सकता है इस पे, है ना, लेटेस्ट इंडेक्स पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये तो 2019 पे पूछा गया था, लेकिन आपको लेटेस्ट पे आ सकता है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2023। हाँ, जैसे अगर मैं बात करूं जो लेटेस्ट में अगर आप देखेंगे तो लेटेस्ट में आपको हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, लेटेस्ट में आपको क्वेश्चन आ जाए। हाँ, लेटेस्ट में अगर आपको क्वेश्चन आए तो लेटेस्ट में आ सकता है। हाँ, उस टाइम की बात है, ये 2019 का पूछा जा रहा है बेसिकली, है ना, 2019 का पूछा जा रहा है। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा। अभी का कौन सा है ये तो बता दो आप लोग, अभी का कौन सा है, अभी का कौन सा है। देखो उस टाइम पे तो तमिलनाडु था, 2019 में तमिलनाडु था। लेटेस्ट में कौन सा है, लेटेस्ट में कौन सा है ये बताइए आप, लेटेस्ट में कौन सा है। लेटेस्ट में कौन सा है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020 बाय स्टेट। देखो 2019 में तमिलनाडु था, है ना, 2019-20 में तमिलनाडु था बेसिकली, है ना। महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे था, थर्ड नंबर पे जो था बेसिकली आपका दूसरा स्टेट था। 2022 में क्या था, 2021 का ही बेसिकली लॉन्च है, उसके बाद से यहां पर दिखा नहीं रहा है अभी तक नेट पे, है ना। हाँ, गुजरात जो था बेसिकली टोटल रैंकिंग में नंबर 1 था, 2021 का है। लेटेस्ट वाला अभी तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना, लेटेस्ट वाला देखने को तो नहीं मिलेगा इसमें आपको। अभी 2021 तक का डाटा आपको देखने को मिल जाएगा, है ना, 2021 तक का डाटा शायद देखने को मिल जाएगा। और उसमें गुजरात था 2021 वाले में, और 2023-22 का सर्च कर लीजिएगा एक बार कौन है, और तो आपको और आइडिया हो जाएगा। 2019 में 20 में तमिलनाडु ही रहा है, और लेटेस्ट में अभी कौन है वो चेक करना पड़ेगा एक बार, क्योंकि लेटेस्ट जो डाटा है वो उपलब्ध नहीं दिखा रहा है नेट पे, ठीक है। चलिए अगला है कि रूसा जो है उसका क्या है ना, रूसा के बारे में फैक्ट क्या है। रूसा आप सभी को पता है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा जिसको कहते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल, रूसा जो है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, उसके बारे में कथन आपको बताना है। और ये बोला जा रहा है कि सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, 2013 में लॉन्च की गई। फिर बोला जा रहा है इसका जो मेन एम है वो आपका हायर एजुकेशन में 30% से ज्यादा मतलब आपका कंट्रीब्यूट करने का है। और रूसा जो है प्राइमरी स्ट्रेटेजिक फंडिंग प्रोवाइड करती है एलिजिबल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को, या फिर बोला जा रहा है ऑल दी अबव। तो रूसा का फुल फॉर्म तो याद रखिएगा, यहां पर आपको क्वेश्चन आ सकता है, राष्ट्रीय उच्चतर, है ना, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको ध्यान रखिएगा रूसा पे। तो जाहिर सी बात है रूसा का काम ही है फंड प्रोवाइड करना, ऑल दी अबव यहाँ पर सही आंसर है। और बिल्कुल गुजरात था 2021 में, उसके बाद से डाटा आपको देखने को नहीं मिल रहा है ना, तो आप एक बार देख लीजिएगा सर्च करके, बाकी मैं तो बता ही दूंगा आपको सर्च करके। चलिए नेक्स्ट है, द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया स्टार्ट करस्पॉन्डिंग कोर्स वॉज। पहली जो यूनिवर्सिटी थी जो करस्पॉन्डिंग कोर्स चलाती थी वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी, ये आपको पूछा जा रहा है। हाँ चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू स्टार्ट करस्पॉन्डेंस कोर्स। ओपन लर्निंग की बात हो रही है, यहां पर करस्पॉन्डिंग कोर्स की बात हो रही है।
तो जाहिर सी बात है याद रखिएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी। जी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो थी पहली थी 1962 में, है ना, 1962 में इसने चालू किया था बेसिकली करस्पॉन्डिंग कोर्स बीए बीकॉम के लिए, है ना, बीए बीकॉम के लिए बेसिकली यहाँ पर उन्होंने पहले बार चालू किया था। और अगर मैं बात करूं फर्स्ट डिस्टेंस यूनिवर्सिटी की बात करूं, है ना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट डिस्टेंस यूनिवर्सिटी तो वो इग्नू है। फर्स्ट डिस्टेंस यूनिवर्सिटी, फर्स्ट डिस्टेंस यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी क्या है, इग्नू है। हाँ, लेकिन पहली यूनिवर्सिटी जिसने कोर्स चालू किया था करस्पॉन्डिंग वो थी दिल्ली यूनिवर्सिटी 1962 में। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। और पहली डिस्टेंस यूनिवर्सिटी जो है वो इग्नू है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा के मामले में कौन सा कथन जो है मेल नहीं खाता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मेच्ड टू हायर एजुकेशन से रिलेटेड फैक्ट नहीं है। पहला है कि इम्प्रिट इंडिया, पैन आईआईटी, आईएएस, ज्वाइंट इनिशिएटिव फॉर रिसर्च सॉल्व मेजर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इन सेलेक्ट डोमेन इन इंडिया। फिर बोला एनआईआरएफ जो रैंकिंग ऑफ हायर एजुकेशन है वह अक्रॉस द वर्ल्ड होती है। उसके बाद बोला जा रहा है जियान जो है टू अट्रैक्ट है बेसिकली बेस्ट फॉरेन एकेडमिक इंडियन स्टूडेंट्स जो यहाँ पे है। और बोला है स्वयं जो है वेब पोर्टल है मूक के द्वारा ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट के लिए। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है, या आपको यहां पर बताना है। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। हाँ, रूसा का फुल फॉर्म मैंने बताया ना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये आपका रूसा का फुल फॉर्म है ना। और एक बार 100 लाइक क्रॉस कर दीजिए यार, जिन्होंने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। हाँ चलिए, हाँ अब यहां पर सही कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। एनआईआरएफ कौन सा वाला सही है यहां पर, जल्दी बताइए। एनआईआरएफ, हाँ। अब एक चीज याद रखिएगा, ये जो एनआईआरएफ है ना, ये जो एनआईआरएफ है ये इंडियन का है ना, नेशनल रैंकिंग का है, ना कि वर्ल्ड। अब यहां पे बोला जा रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड का नहीं है भैया। अभी मैंने 2023 की एनआईआरएफ रैंकिंग पढ़ाई है आपको, उसमें याद रखिएगा जो आपकी एनआईआरएफ है बेसिकली वो क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है ना, नेशनल है वो, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। यानी जो इंडिया में जितने इंस्टीट्यूट्स हैं वो बेसिकली आपके क्या है, कर सकता है रैंक, ना कि वर्ल्ड। तो यहां पर पढ़िए क्या लिखा है, अक्रॉस द वर्ल्ड। वर्ल्ड के लिए अलग रैंकिंग है ना। अगर मैं वर्ल्ड के लिए बात करूं, वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटी, तो उसकी अलग संस्थाएं है ना, उसकी अलग संस्थाएं, जैसे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग होती है ना, क्यूएस वर्ल्ड आपकी रैंकिंग होती है वो अलग है ना। जबकि एनआईआरएफ जो है वो केवल इंडिया की है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है जी। अगर आप क्लास ले रहे हैं रेगुलर तो आपके बिल्कुल अच्छे से आएंगे। काफी चीजें मैंने स्टूडेंट्स को सिखाई है, वो मॉक देते हैं तो उनको खुद समझ में आ रहा है कि कितने मार्क्स अच्छे से आ रहे हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोवाइड नहीं किया गया है आपको बताना है। ऑप्शन में इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग या यूजीसी। तो मेरे हिसाब से आप सभी को इसका आंसर पता होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जल्दी आंसर दीजिए। बिल्कुल नीति आयोग भैया, नीति आयोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। बेसिकली आप देखेंगे नीति आयोग क्या थी, पहले इसका नाम था प्लानिंग कमीशन, है ना। पहले क्या थी ये, प्लानिंग कमीशन थी, ये प्लानिंग कमीशन थी बेसिकली ये, जिसे 2015 में बेसिकली रिप्लेस कर दिया गया किसके नाम से, नीति आयोग के नाम से, है ना। 1 जनवरी 2015 में मोदी जी आए थे, 2014 में मई में 6 महीने में उन्होंने प्लानिंग कमीशन बदल डाली, क्या बना दी, नीति आयोग बना दी। और ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है लेकिन किसमें डिफाइन नहीं है, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं की गई है, तो ये याद रखिएगा। चलिए तो ये होती है आज की क्लास। होपफुली आपने एंजॉय की आज की क्लास, मजा आया हो तो शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों अगर पेपर 1 का आप कोर्स लेना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं
वो भी ले सकते हैं। 799 पे आपको पेपर 1 का मिल जाएगा। आप वेस्ट बंगाल से हैं, आप महाराष्ट्र से हैं, आप राजस्थान से हैं, सभी के लिए सेट का कोर्स आपको 799 में अभी ऑफर में मिल जाएगा। आप अच्छे से कर सकते हैं, है ना। चलिए, क्लास के बीच में अब देखिए यूट्यूब का सिस्टम कुछ ऐसा हो गया है कि ऐड आजकल मैं लगाऊं या नहीं लगाऊं, वो ऐड आनी है ना। मेरे हाथ में ऐड लगाना है ही नहीं, है ना। जो रियलिटी बताऊं, यूट्यूब में आप मोनेटाइज करो नहीं करो, ऐड यूट्यूब दे ही रहा है, तो वो मेरे हाथ में नहीं है। या तो फिर यूट्यूब प्रीमियम लेना पड़ेगा आपको, तो उसमें ऐड नहीं आएगी, है ना। उसमें भी लेकिन कुछ ऐड आई जाती हैं, तो वो मेरे हाथ में नहीं है ना। मैं यहाँ से बंद भी कर दूंगा फिर भी वहां पर दिखाएगा ही आपको। कल भी रहेगी क्लास, बिल्कुल कल भी रहेगी क्लास। और इसके साथ साथ अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये इसलिए कि भाई मैं जो क्वेश्चंस बनवा रहा हूं, तो मुझे टाइपिस्ट की सैलरी वैलरी देनी पड़ती है, तो भैया जेब से पैसे होंगे नहीं, और यूट्यूब से भी आपको पता है उतनी इनकम नहीं आती है। तो अगर आप कुछ वॉलेंट्री कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं मुझे, तो आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है ना। कोई वो नहीं है कि भैया करना ही करना है, वो आपके ऊपर है। अगर आप और चाहते हैं कि और भी चीजें अच्छे से हो, तो आप अगर कंट्रीब्यूट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक दोस्तों, और कल हम मिलते हैं नई क्लास में नए सेट के साथ में। एक बढ़िया वाला सेट करेंगे, और मैराथन भी 10 तारीख से हम चालू कर देंगे, 3 घंटे 4 घंटे की टॉपिक वाइज, तो आपको और क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो मिलता हूं मैं जल्दी। इसकी पीडीएफ, हाँ पीडीएफ काफी बच्चों का आता है, पीडीएफ कहाँ मिलेगी सर? पीडीएफ एईपी ग्रुप करके सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे, एईपी ग्रुप सर्च कर लीजिए यहाँ पर। नहीं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, तो मैं व्हाट्सअप ग्रुप पे डाल दूंगा, लिंक आएगा तो व्हाट्सअप में मैं डाल दूंगा पीडीएफ, या मुझे आप इस नंबर पे मैसेज करके भी ले सकते हैं। चलिए, तो मिलता हूं मैं जल्दी ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।